हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ रहे थे कल अपने? क्या पढ़ा? डूंगरपुर। चल बताओ, देखिए थोड़ा सा पुराना सुनाओगे? बताओ। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन से अलग कौन हो जाता है? जय सिंह। औरंगजेब को जजिया के बदले में कौन से परगने देता है? कौन सी झील का निर्माण करवाता है? परमार रानी कमला देवी के लिए एक महल बनवाता है, उसको क्या बोलते हैं? कौन सा मंदिर बनाया जाता है? नर्मदेश्वर। किसके टाइम में पगड़ियां पॉपुलर हुई थी? क्या कहते हैं उन पगड़ियों को? अमरसाई पगड़ियां या अटपटी। कौन से समझौते में शामिल हुआ था? देवरी समझौता कब हुआ था? 1708। मेवाड़ का महाराणा कौन था? अमर सिंह सेकंड। मारवाड़ का राजा कौन था? अजीत सिंह। जयपुर का राजा कौन था? कौन से मुगल बादशाह खिलाफ कर रहे थे? किनको राज्य दिलाने में सहायता करेंगे? अजीत सिंह और सवाई जय सिंह। और चंद्रकंवर की शादी किसके साथ की जाएगी? और उसके बेटे को आमिर का राजा बनाया जाएगा। अच्छा, उसके बाद में आपके बंधनवाड़ा का युद्ध कब हुआ? किस किस के बीच में? संग्राम सिंह सेकंड और बहादुर शाह फर्स्ट। कौन से परगनों को लेके? कौन जीता इसके अंदर? मुगलों का कौन सा सेनापति मारा गया? कौन सी बाड़ी का निर्माण करवाया? सिसारमा में कौन सा मंदिर बनाया गया? वैद्यनाथ मंदिर जो था उसके आपके प्रशस्तिकार कौन थे? और इसमें कौन सी युद्ध की जानकारी है? और मराठों ने क्या वसूलना शुरू कर दिया? मराठा समस्या के समाधान के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ? हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया? उसका मास्टरमाइंड कौन था? कौन बुलाने वाला था? सवाई जय सिंह। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जगत सिंह सेकंड। और बैठ के बात की गई कि सभी राजा मराठों के खिलाफ एक दूसरे की, और वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद कहां युद्ध किया जाएगा? लेकिन राजाओं में आपसी मतभेद थे, इसलिए हुरडा सम्मेलन क्या हो गया? ऐसा। पर लेकिन फिर भी खानवा के बाद पहली बार राजस्थान के राजपूतों में कौन से महल का निर्माण करवाया था? जगनिवास। कौन सा? जगनिवास। अच्छा, उसके बाद आप बताओ, देखिए आपके देवकर्ण की बुक का नाम बताओ। वाराणसी विलास। किस पोस्ट पे था वो? दीवान था। और नंदराम की बुक के नाम बताओ। जगविलास और शेकार। जगविलास और शेकार। भीम सिंह की राजकुमारी का नाम क्या था? कृष्णा कुमारी की सगाई पहले मारवाड़ के कौन से राजा से? बाद में जयपुर के कौन से राजा से? बाद में इस राजकुमारी के लिए कौन सा युद्ध हुआ? गिंगोली का युद्ध या पर्वतसर का युद्ध? कब हुआ? जयपुर का राजा कौन था? जगत सिंह सेकंड। मारवाड़ का राजा कौन था? मान सिंह। जीत किसकी हुई? और किसके कहने पर जहर दे दिया गया? किसके? आमिर खान पिंडारी और अजीत सिंह चुंडाव। और कृष्णा जी आढ़ा की बुक का नाम बता दो। भीम विलास। और इसने किसके साथ संधि कर ली थी? अंग्रेजों के साथ। कब संधि कर ली थी? डूंगरपुर में कौन सा वंश था? गोइलों का संस्थापक कौन था वहां? सामंत सिंह पहले कहां का राजा था? किससे हार के गया था? किसको हराता है वहां जाके? राजधानी कहां बनाता है? कौन से युद्ध में लड़ता हुआ काम आ गया था? तराइन के दूसरे युद्ध में। किसकी तरफ से? उसके छोटे भाई का नाम क्या था? उसने वापस किसको हराया? कीर्तिपाल सोनग्राह। और कहां पे कब्जा किया? डूंगर सिंह ने राजधानी कहां बना ली? गोपीनाथ। गोपीनाथ ने कौन सा मंदिर बनवाया? सोमनाथ। कौन सा मंदिर? कौन सी स्थापत्य कला में है? कच्छप घाट। कौन सा तालाब बनवाया? अच्छा, खानवा के युद्ध में कौन काम आ गया था? उसने अपने राज्य का क्या कर दिया? कौन कौन से दो भाग बनाए? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कौन सी नदी का बंटवारा करते हुए? बांसवाड़ा का राजा किसको बनाया? जगमाल। और डूंगरपुर का? अच्छा, बाद में अकबर के साथ संधि कौन कर लेता है? आस्करन। लेकिन मुगलों के साथ किसी भी युद्ध में उसने किस मारवाड़ के कौन से राजा को शरण दी? और प्रेमल देवी ने क्या बनवाया? नौलखा बावड़ी। अंग्रेजों के साथ संधि कौन कर लेता है? जसवंत सिंह सेकंड। लेकिन अंग्रेज उसको हटा देते हैं, तो वो कहां चला गया? एक वो कल मैं शायद उल्टा लिखवा गया, बांसवाड़ा डूंगरपुर। पूर्वी पश्चिमी चेंज कर लेना। हो मेरे को स्टूडेंट याद दिला रहा था तो मेरी याद है, शायद मैंने बांसवाड़ा लिखवा दिया पश्चिमी, डूंगरपुर लिखवा दिया पूर्वी है ना। उल्टा कर लो, बांसवाड़ा पूर्वी है वो पश्चिमी। ईस्टर्न वेस्टर्न लिखवाए थे ना, उनको उल्टा कर दो। बांसवाड़ा डूंगरपुर में। बांसवाड़ा में लिखा होगा वेस्टर्न पार्ट, उधर तो कर लो ईस्टर्न, और इधर वाले में कर लो वेस्टर्न। इतना सही, और कुछ ही नहीं। आगे लिखो बांसवाड़ा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बांसवाड़ा। हाँ, वागड़ पे कब्जा किया। हाँ, वापस। हाँ, कहां पर? कुमार सिंह। पर अब बाद में सारे रावल ही लगाने लग गए थे भाई। उपाधि
बड़े भाई छोटे भाई की नहीं, उपाधि राजा की है ना। हाँ, उदयपुर, 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 उदयपुर तभी तो पढ़ रहे हैं। उदयपुर में कर्ण विलास बनाया, उदयपुर में दलखुश बनवाया। क्यों बनवा रहे हैं? मैंने कहा था ना, आप राजधानी 28 साल चावन रही, बाद में कहां लेके आ गए थे? उदयपुर। अगला कौन सा आ गया आपका? बांसवाड़ा, लिख लो। बांसवाड़ा में गोहिल वंश का शासन था। गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में गोहिल वंश का शासन था। गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर बांसवाड़ा। कल मैंने बांसवाड़ा में गोहिलों का फाउंडर बता दिया था आपको, बताओ कौन है? जगमाल। कौन है? जगमाल। लिखो। जगमाल किसका बेटा है? उदय सिंह का। उदय सिंह ने कौन से युद्ध में भाग लिया था? खानवा। और उस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। ये भी अपने पिताजी के साथ था, पर ये उसमें घायल होकर वापस आ गया था। लिख लो। इसने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। पहले हेडिंग डालो जगमाल, पहले हेडिंग डालो जगमाल। जगमाल। फिर लिखो, इसने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ खानवा। इसने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ खानवा। नीचे लाइन चेंज कर लिखो। इसने बांसवाड़ा में स्वतंत्र गोहिल राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड इंडिपेंडेंट गोहिल स्टेट इन बांसवाड़ा। इसने बांसवाड़ा में स्वतंत्र गोहिल राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड इंडिपेंडेंट गोहिल स्टेट इन बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में स्वतंत्र गोहिल राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड इंडिपेंडेंट गोहिल स्टेट इन बांसवाड़ा। अगला राजा लिख लो, प्रताप सिंह। अगला कौन है? प्रताप सिंह। देखो, वापस पुनः उस बात को याद कीजिए। अक्टूबर 1576 में अकबर मेवाड़ पर हमला करता है, उदयपुर पर कब्जा करता है, नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर देता है, फखरुद्दीन और जगन्नाथ कछवाहा को सौंप देता है और खुद वागड़ चला जाता है। कहां चला जाता है? वागड़। हमने पढ़ा था डूंगरपुर के राजा आस्कर ने उससे संधि कर ली, लेकिन वो किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए नहीं। तो मैंने बताया था, उन्होंने डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों पर अटैक किए थे। तो बांसवाड़ा का राजा कौन था? लिख लो, 1576 ईस्वी में, इन 1576 एडी। पहले बांसवाड़ा करता है, फिर डूंगरपुर करता है। 1576 ईस्वी में, इन 1576 एडी, यह अकबर के साथ संधि कर लेता है। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद अकबर। यह अकबर के साथ संधि कर लेता है। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद अकबर। बाद में तो मर ही गया था। इसका बेटा जो है बाद में संधि को कंटिन्यू करता नहीं। वो मैंने बातें बताई दी थी। कुल मिला के इतना सा याद रखना है कि जब मेवाड़ में महाराणा प्रताप था, तब बांसवाड़ा का राजा कौन था? कौन था? प्रताप सिंह। और कुछ नहीं। अकबर से संधि कर रहा था। हाँ, नहीं जाता। 3 बार तो बता दी मैंने ये बात कि इन्होंने संधि मानी ही नहीं थी बाद में। अगला राजा लिख लो, उमेद सिंह। अगला राजा कौन है? उमेद। लिखो, 1818 ईस्वी में, इन 1818 एडी, 1818 ईस्वी में, इन 1818 एडी, यह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। यह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। आगे लिखो, प्रतापगढ़ का इतिहास। ये ठीक है ना? छोटे छोटे होते बढ़िया रहता। आगे लिखो, प्रतापगढ़ का इतिहास है। हाँ, पेज वंश चेंज हो रहा भाई साहब, देश चेंज हो रहा है, तेरे से पेज नहीं हो रहा चेंज। तो बच गया तो बच गया। ठीक आदमी यार। आगे लिखो, प्रतापगढ़ का इतिहास। लिखो, पहले लिख लो, प्रतापगढ़ में गोहिल वंश का शासन था। गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर प्रतापगढ़। कंजूस हो यार तुम सारे लोग। घर वालों को सौगंध दे के आए थे क्या कि पाई पाई का हिसाब चुका देंगे? पापा के पसीने के एक एक बूंद का हिसाब देंगे? प्रतापगढ़ में गोहिल वंश का शासन था। गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर प्रतापगढ़। लिख लो, श्यामकरण। पहला बंदा लिखो, श्यामकरण।
पहला लिखो श्यामकरण। लिखो यह कुंभा का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ कुंभा। कुंभा का नाम था कुंभकर्ण, इसका हो गया श्यामकरण। यह कुंभा का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ कुंभा। चित्तौड़ में अपने एक जगह पड़ती है सादड़ी। कौन सी जगह? तो इसको सादड़ी की जागीर मिली थी। कौन सी जागीर मिली? लिखो इसे सादड़ी जागीर दी गई थी। सादड़ी जागीर वॉज गिवन टू हिम। इसे सादड़ी जागीर दी गई थी। सादड़ी जागीर वॉज गिवन टू हिम। पर इसने कहा भाई साहब अपने को पूरा मिर्जापुर चाहिए, खाली सादड़ी से कुछ भी होगा नहीं। तो ये कुंभा खिलाफ बगावत कर देता। तो कुंभा ने इसे सादड़ी छीन ली, उन्होंने भाग यहां से। तो ये भाग के चला गया मालवा। कहां चला गया? पास में मालवा लगता था, मालवा वालों से सहायता लेने के लिए चला गया। लिखो यह कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा। यह कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा। कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा। तथा मालवा चला जाता है। एंड मूव्ड टू मालवा। तथा मालवा चला जाता है। एंड मूव्ड टू मालवा। मालवा वालों ने कहा हम दिला देंगे तेरे को। मालवा वालों ने ट्राई की, पर वो तो बापड़े खुद ही कुंभा से पीट पीट के वापस जा रहे थे, तो उनकी पार पड़ी नहीं। कुंभा के मरते राजा बनता है उद्दा। कौन बनता है? उद्दा। तो ये उद्दा के टाइम में वापस सादड़ी पे कब्जा कर लेता है। उद्दा के बाद आ गया रायमल। रायमल ने वापस इसको कूट पीट के निकाल दिया। फिर इसका बेटा था, इसका बेटे का नाम था सूरजमल। क्या नाम था? लिखो सूरजमल। हाँ? राजा चेंज करना पड़ेगा। सूरजमल कौन है? अच्छा, अब मालवा वालों ने कहा यार ये अपना साथ तो दे रहे हैं, मेवाड़ वालों से जितनी लड़ाई थी उसमें लड़ने के लिए आ रहे थे। तो मालवा वालों ने कहा देखो मेवाड़ तो तुम्हें हम दिलवा नहीं सकते, तो एक काम करते हैं तुम्हें हम हमारा ही एक पोर्शन दे देते हैं। तो मालवा वालों ने अपना एक पोर्शन देके इस सूरजमल को राजा बना दिया। मालवा वालों ने अपना जो पोर्शन इनको दिया उसका नाम है देवलिया। क्या नाम था? इधर प्रतापगढ़ साइड में एक जगह थी, उस जगह का नाम क्या था? देव। तो देवलिया का राजा बना दिया। किसका राजा बना दिया? किसको? किसकी सहायता से बनता? मालवा। मालवा की सहायता से, विद हेल्प ऑफ मालवा। मालवा की सहायता से, विद हेल्प ऑफ मालवा, यह देवलिया का राजा बना। ही बिकेम किंग ऑफ देवलिया। यह देवलिया का राजा बना। ही बिकेम किंग ऑफ देवलिया। कहां का राजा बन गया? देवलिया का राजा बन गया। अगला लिखो बाघ सिंह। याद आया कुछ? ना, देवलिया का बाघ सिंह, जिसने खानवा युद्ध में भाग लिया था, चित्तौड़ के दूसरे साके में केसरिया का नेतृत्व किया था। इसकी छतरी जो है वो पांडुपोल पर बनी हुई है। इसे देवलिया दीवान कहा जाता। पढ़ा था? तो पहले मालवा वालों की तरफ थे, लेकिन भाई साहब खून जोर मारता है ना। मारवाड़ी में कहावत है कि गोडा पेट का नहीं मुड़े। जो घुटने हैं वो हमेशा पेट की तरफ मुड़ेंगे, उल्टे नहीं मोड़ सकते आप। तो भाईचारा कभी ना कभी तो जोर मारेगा। गुहिलों के भाई थे, फाइनली बीच में कुछ दिन मेवाड़ वालों से राजी हो गए, वापस किसके पास आ गए? मेवाड़ वालों के पास। लिखो इसने खानवा युद्ध में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ खानवा। इसने खानवा युद्ध में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ खानवा। एक बात और लिख लो, चित्तौड़ के दूसरे साके में, इन सेकंड साका ऑफ चित्तौड़, पढ़ी हुई बातें रिपीट कर रहे हैं खाली। चित्तौड़ के दूसरे साके में, इन सेकंड साका ऑफ चित्तौड़, ताकि याद रहे कि वो सेम बंदा है। चित्तौड़ के दूसरे साके में, इन सेकंड साका ऑफ चित्तौड़, इसने केसरिया का नेतृत्व किया था। ही लेड केसरिया। पढ़ा था कर्मावती जोहर करती है, ये केसरिया करता है। इसने केसरिया का नेतृत्व किया था। ही लेड केसरिया। अगला राजा लिख लो सामंत सिंह। सामंत सिंह लिखो 1818 ईस्वी में, इन 1880, 1818 ईस्वी में, इन 1880 यह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। यह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स।
एक राजा और लिख लो, लिखो उदय सिंह। लिखो उदय सिंह। इसने प्रतापगढ़ को राजधानी बनाया था। पहले राजधानी देवलिया थी, अब राजधानी कौन सी हो गई? प्रताप। इसने प्रतापगढ़ को राजधानी बनाया था। ही मेड प्रतापगढ़ एज कैपिटल। इसने प्रतापगढ़ को राजधानी बनाया था। ही मेड प्रतापगढ़ एज कैपिटल। आगे लिखो शाहपुरा का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ शाहपुरा। शाहपुरा पहले तो भीलवाड़ा में आता था, अब तो अशोक जी ने जिला ही बना दिया इसको। शाहपुरा का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ शाहपुरा। लिखो शाहपुरा में गोहिल वंश का शासन था। गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर शाहपुरा। शाहपुरा में गोहिल वंश का शासन था। गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर शाहपुरा। और देखो अपन ने पढ़ा था कि ये पहले मेवाड़ का हिस्सा ही हुआ करता था जी। अपन ने पढ़ा था कि मेवाड़ में राजा था अमर सिंह और उसने जहांगीर के साथ क्या कर ली? संधि। बाद में कर्ण सिंह के टाइम भी संधि थी, जगत सिंह के टाइम भी संधि थी, राज सिंह के टाइम में जाके लड़ाइयां हुई थी। तब तक 3 पीढ़ियों तक संधि रही। अमर सिंह का लास्ट टाइम, कर्ण सिंह और जगत सिंह संधि चल रही थी इनकी। तो जब जगत सिंह राजा था मेवाड़ का, मेवाड़ का राजा कौन है? जगत सिंह। जगत सिंह मेवाड़ का राजा। राजा के पास खुद का जो इलाका था उसको बोलते हैं खालसा, और सामंतों के पास जो होते हैं उसको बोलते हैं जागीर। क्या बोलते हैं? जागीर। तो राजा ने अपने एक भाई को एक जगह दे रखी है, अपने खालसा वाले में से एक जगह दे रखी है, एक परगना दे रखा है। उस परगने का नाम था फूलिया। क्या नाम था? एक कजन था, उस कजन को अपने एक परगना दिया, उस परगने का नाम था फूलिया परगना। और इस कजन का नाम था सुजान सिंह। क्या नाम था? अब मुगलों के साथ में संधि है तो फिर मुगलों के साथ में लड़ने के लिए भी जाते, इधर उधर चलता है इनके बीच में। शाहजहां का तो मैंने बताया था, शाहजहां तो यार रुक के भी गया था, है ना। बाद में शाहजहां के साथ ये लोग मेवाड़ वाले साउथ में लड़ने के लिए गए थे, दिन बात की थी हमने। शाहजहां जब मुगल बादशाह बना तो ये शाहजहां का ये सुजान सिंह बहुत अच्छा दोस्त था। ये जो सुजान सिंह है, जिसको कौन सा परगना मिला हुआ है? फूलिया। किसका दिया हुआ है? जगत सिंह। किसका दोस्त है? शाहजहां ने इसको कहा कि तू यार मेवाड़ से अलग हो जा, और इसने फूलिया परगने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या फूलिया परगना मेवाड़ का हिस्सा? तो फूलिया परगना अलग हो गया, अलग रियासत बन गई। अभी एक परगना ही था, कोई बड़ी रियासत तो थी नहीं। किसने करवाया अलग? इसलिए सुजान सिंह ने एक शहर बसाया, उस शहर का नाम रखा शाहपुरा। क्या नाम रखा? तो शाहपुरा नाम किसके नाम पर है? और उसको अपनी क्या बना ली? राजधानी बना ली। लेकिन मेवाड़ वालों ने कभी माना ही नहीं कि शाहपुरा रियासत है। एक बार वो शाहजहां ने अलग किया, थोड़े दिन बाद मेवाड़ वाले वापस कर टैक्स लाओ रे, तुम हमारे अंडर आते हो। तो बाद में कभी मेवाड़ को थोड़ा बहुत कमजोर पड़ता, तब तो शाहपुरा वाले कहते हम राजा हैं, थोड़े दिन बाद तब कोई राजा नहीं है तुम। तो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कोई थी तो वो कौन सी थी? लिख लो। क्या लिखा? गोहिल वंश का। लिखो सुजान सिंह। 4 लाइनें लिखनी है, कुछ ही नहीं लिखना। लिखो सुजान सिंह। देखो, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम ने इसे फूलिया परगना दिया था। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह फर्स्ट गेव हिम फूलिया परगना। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम ने इसे फूलिया परगना दिया था। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह फर्स्ट गेव हिम फूलिया परगना। इसे फूलिया परगना दिया था। कौन सा परगना दिया था? फूलिया परगना दिया था। लाइन चेंज कर लिखो। 1631 ईस्वी में, इन 1631 एडी, 1631 ईस्वी में, इन 1631 एडी, मुगल बादशाह शाहजहां ने, मुगल अंपरर शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां ने, मुगल अंपरर शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। डिक्लेयर्ड हिम इंडिपेंडेंट किंग। इसे स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। डिक्लेयर्ड हिम इंडिपेंडेंट किंग। इसे स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। डिक्लेयर्ड हिम इंडिपेंडेंट किंग। इसने शाहपुरा की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया।
ही फाउंडेड शाहपुरा एंड मेड इट हिज कैपिटल। इसने शाहपुरा की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। ही फाउंडेड शाहपुरा एंड मेड इट हिज कैपिटल। शाहपुरा की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। ही फाउंडेड शाहपुरा एंड मेड इट हिज कैपिटल। शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। शाहपुरा वो द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान। शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। शाहपुरा वो द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान। शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। शाहपुरा वो द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान। ये हो गया भाई गोहिल वंश आपका। अगला लिखो राठौड़ वंश। राठौड़ डायनेस्टी। अब देखो एक चीज मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे उतार लो, फिर मैं समझा दूंगा इसके अर्थ क्या है। राठौड़ों की ओरिजिन को लेके दो थियरी दी जाती है, दो सिद्धांत है। एक सिद्धांत ये है कि ये लोग कन्नौज के गढ़वाल थे। एक थियरी ये दी जाती है कि साउथ इंडिया के राष्ट्रकूट थे। लिख लो, दोनों लिख लो, जैसे उतारा वैसे वैसे उतार लो, फिर मैं समझा देता हूं। उतार लिया। राठौड़ों के बारे में दो सिद्धांत है। एक सिद्धांत ये कहता है कि ये कन्नौज के गढ़वाल थे। कहां के गढ़वाल थे? यूपी में एक जगह पड़ती है कन्नौज। कन्नौज में एक वंश था गढ़वाल। कौन सा वंश था? तो कहते हैं कन्नौज में जिनको गढ़वाल कहते हैं उन्हीं को राजस्थान में क्या कर दिया गया? राठौड़। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं साहब, साउथ इंडिया में एक वंश था, उस वंश का नाम था राष्ट्रकूट। क्या नाम था? और वो राष्ट्रकूट राजस्थान में क्या कहलाए? राठौड़। सिंपल आपसे दो सवाल पूछे जा सकते हैं। राजस्थान के राठौड़ों की उत्पत्ति कन्नौज के कौन से वंश से मानी जाती है? गढ़वाल। या दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों को राजस्थान के कौन से वंश से जोड़ दिया जाता है? राठौड़। किससे जोड़ दिया जाता है? राठौड़। आगे बात सुन। हुआ क्या, देखो मैं बताऊं। हुआ कुछ यूं था कि भारत में एक बहुत बड़ा राजा हुआ जिसका नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन बहुत बड़ा राजा। हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती कन्नौज। कौन सी राजधानी थी? नॉर्थ इंडिया में कन्नौज राजधानी थी। उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा था। साउथ में तो उसका कब्जा नहीं था, पर नॉर्थ में पूरे में एक ही राजा, और उस राजा का नाम क्या है? हर्षवर्धन। और उसकी राजधानी कौन सी है? कन्नौज। हर्षवर्धन के मरने के बाद में कन्नौज में जो उसके डिसेंडेंट्स हुए, जो उसके सक्सेसर हुए, जो उसके उत्तराधिकारी हुए, उनमें ज्यादा लक्षण नहीं थे। इसलिए भारत में तीन बड़ी शक्तियां कन्नौज पर कब्जा करना चाहती है। कितनी शक्तियां? तीन बड़ी शक्तियां। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या शुरू होता है? ट्राई पार्टी स्ट्रगल शुरू होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है। एक अपने राजस्थान गुजरात की तरफ एक शक्ति है, उनका नाम है प्रतिहार। क्या नाम है?
एक साउथ इंडिया में एक शक्ति है, उनका नाम है राष्ट्रकूट। क्या नाम है? राष्ट्र। और एक आपकी बंगाल बिहार में एक शक्ति है, उनका नाम है पाल। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों कहां पर कब्जा करना चाहते हैं? कन्नौज। कहां पे करना चाहते हैं? कन्नौज। तीनों बराबर बड़ी शक्ति है। सबसे पहले इस मौके का फायदा उठाते हैं पाल। पाल जाते हैं और कन्नौज पे जाके क्या कर लेते हैं? कब्जा। इस बात का पता चलता है प्रतिहारों को, अरे पाल आ गए, तो प्रतिहार गए, इन्होंने पालों को कूट पीट के निकाल दिया और कहां पर कब्जा कर लिया? कन्नौज। इसका पता चला राष्ट्रकूटों को, राष्ट्रकूट गए और इन्होंने जाके प्रतिहारों को कूट पीट दिया और कहां पर कब्जा कर लिया? कन्नौज। पहला चरण, फर्स्ट फेज है, जिसमें किसने कब्जा किया? पहले पालों ने। पालों किसने निकाल दिया? प्रतिहारों ने। प्रतिहारों किसने निकाल दिया? तो अब कब्जा किसका और का इस पे? राष्ट्र। राष्ट्रकूट कहां से है? साउथ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राष्ट्रकूटों के नाम पर है महाराष्ट्र। राष्ट्रकूटों का महान साम्राज्य, इसके नाम क्या उसका? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र कर्नाटक वाले हिस्से में थे। विंध्याचल पर्वतमाला है अपने भारत के अंदर। विंध्याचल नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को दोनों क्या कर देता है? अलग अलग। अब जब राष्ट्रकूट अपनी राजधानी छोड़ के, इनकी राजधानी जो है मान्य खेत है, मान्य खेत को छोड़ के आजकल कहां पर आके बैठ गए? कन्नौज। तो यहाँ दक्षिण भारत में कई छोटे छोटे वंश और थे। जैसे दक्षिण भारत में वंश थे, नाम था कोई चालुक्य, कोई वंश हुआ करता कदम्ब, एक वंश था गंग, एक वंश था वनवासी, एक वंश था कोई चेर, एक वंश था चोल, एक वंश था पांडे। छोटे 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 वंश थे। इन सब लोगों को पता चला कि आजकल राष्ट्रकूटों की राजधानी खाली पड़ी है और राष्ट्रकूट कहां पर बैठे हुए हैं? कन्नौज। इन सब ने अपना गठबंधन बनाया और गठबंधन बना के इन्होंने राष्ट्रकूटों की राजधानी पर क्या कर लिया? तो राष्ट्रकूटों लगा यार घर गया अपना, अपने पड़ोसियों के प्लॉट पे कब्जे करते घूम रहे हैं, अपने तो घर पे किसी ने कब्जा कर लिया। इसलिए राष्ट्रकूट बेचारे भाग के आए वापस अपनी राजधानी, इन कुकर मित्रों को कूट पीट के वापस निकाला और वापस उन्होंने अपने कहां पर कब्जा कर लिया? अपनी राजधानी। इस बात का पता चला पालों को कि क्या खाली है आजकल? कन्नौज। पालों ने कहां कब्जा किया? कन्नौज। इस बात का पता चला प्रतिहारों, उन्होंने पालों को कूट के कहां कब्जा किया? कन्नौज। इस बात का पता चला राष्ट्रकूटों, उन्होंने कहां कब्जा किया? कन्नौज। इस बात का पता चला इनको कुरमुतों को, इन्होंने वापस कहां कब्जा किया? राष्ट्रकूटों की राजधानी। राष्ट्रकूट वापस भाग के और अपनी राजधानी वापस कब्जा किया इन्होंने। ये दो चरण। कितने चरण? सेम प्रोसेस आगे अभी तो मैं समझा रहा हूं, एंशिएंट जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे लिखवाएंगे। पहला चरण, कन्नौज पर पालों ने कब्जा किया, प्रतिहारों ने उन्हें हरा दिया, राष्ट्रकूटों ने उन्हें हरा दिया, लेकिन राष्ट्रकूट इस पर कब्जा नहीं कर पाए क्योंकि उत्तर भारत में बैठ के दक्षिण भारत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। इसलिए राष्ट्रकूटों को नीचे बने वाले गठबंधन को तोड़ने के लिए वापस अपनी राजधानी लौटना पड़ा। लेकिन दो हमलों के दौरान राष्ट्रकूटों को एक बात समझ में आ गई कि नॉर्थ में बैठ के साउथ कंट्रोल नहीं होगा, साउथ में बैठ के नॉर्थ कंट्रोल। तो राष्ट्रकूटों ने इस संघर्ष में भाग लेना कर दिया बंद। तो दो चरण के बाद, दो फेज के बाद ये हो गया द्विपक्षीय संघर्ष। क्या हो गया? पहले ट्राई पार्टी स्ट्रगल था, अब क्या हो गया? डबल पार्टी। अब किस किस के बीच लड़ाई? प्रतिहारों पाल। इसमें फाइनली कौन जीत गए? तो फाइनली कन्नौज पर कब्जा कौन कर लेते? पर राष्ट्रकूटों को बड़ा बुरा लगता, राष्ट्रकूट लगता अरे यार इन प्रतिहारों की क्या औकात है जो कन्नौज पर कब्जा करे, कन्नौज हमारा है। पर प्रतिहारों को, राष्ट्रकूटों को पता था कि यदि अपने कन्नौज पर कब्जा किया तो ये नीचे वाले बेटे वापस फड़फड़ाएंगे और ये अपनी राजधानी में बिगाड़ करेंगे। इसलिए इस बार राष्ट्रकूटों का अपने कब्जा नहीं करना। इस बार राष्ट्रकूटों का एक राजा कन्नौज आया, कन्नौज आके उसने प्रतिहारों को ठंग से हराया, हरा कर टैक्स दो, प्रतिहारों से टैक्स लिया, वापस चला गया। कुल मिलाकर उसने ये शो किया कि बड़ा मैं हूं, मेरे से ऊपर तुम हो, पर कब्जा तो अभी तक भी किसका है? राष्ट्रकूटों में थोड़े दिन फिर दिमाग में उनके एक बार फिर तेज गति से आक्रमण किया, फिर इनसे टैक्स लेके गए, वापस चले गए। कुल मिला के इस पूरी लड़ाई में राष्ट्रकूट वो शक्ति है जो कभी भी किसी से हारे, लेकिन कब्जा करने में कौन सफल रहे? राष्ट्रकूट 4 बार आए थे, 2 बार कब्जा करते हैं, 2 बार केवल टैक्स लेके यहां से जाते हैं। जब वो यहां से आए गए आए गए आए गए तो उनके कुछ लोग यहां आसपास बस गए, कन्नौज के आसपास। वो एक राजा आया, 2 साल कब्जा किया, फिर गया, तो कुछ लोग यहाँ रह गए होंगे, कुछ सैनिक रह गए, कुछ और रह गए, और आसपास में थोड़ी बहुत जगह पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। वो लोग जो इधर कन्नौज के आसपास रह गए थे वो कहलाए गढ़वाल। क्या कहलाए? वे राष्ट्रकूट जो इधर गढ़वाल में बस गए थे, इधर ये यूपी में इलाका था गढ़वाल। कौन सा इलाका था? जो गढ़वाल साइड में बस गए वो क्या कहलाए? गढ़वाल। समय का चक्कर घुमा, साउथ वाले राष्ट्रकूट समाप्त हो गए, वो साउथ में एक नई शक्ति आ गई, चालुक्य। कौन आ गए? चल। नॉर्थ में प्रतिहार हार गए, और ये जो राष्ट्रकूट यहां पर बैठे थे जिनको हम बोलते हैं गढ़वाल, क्या बोलते हैं? ये कन्नौज पर कब्जा करके, कहां पर कब्जा करके? साउथ वाले राष्ट्रकूट कन्नौज पर कब्जा नहीं कर पाए थे, लेकिन वो साउथ वाले राष्ट्रकूट जो यहीं पर बस गए, गढ़वाल कहलाने लगे, इन्होंने बाद में कहां पर कब्जा कर लिया? कन्नौज। ये मोहम्मद गोरी से हार गए बाद में। किसे हार गए? मोहम्मद गोरी से हार गए। मोहम्मद गोरी से हार गए तो इनसे कन्नौज भी छूट गया, और ये कन्नौज के पास एक छोटी सी जगह पड़ती थी बदायूं। कौन सी जगह थी? तो ये कहां शिफ्ट हो गए? बदायूं। बदायूं से राजस्थान आ गए थे। बदायूं से कहां आ गए? कुल मिला कहने का मतलब है, इन्हीं को आप दक्षिण भारत में बोलते हो राष्ट्रकूट, इन्हीं को आप कन्नौज में बोलते हो गढ़वाल, इन्हीं को आप राजस्थान में क्या बोलते हो?
एक ही बात, भले बढ़ गई बात। अब इन्होंने राजस्थान में कहां का राज किया, तो लिखो राठौड़ रियासत है। एक रियासत थी मारवाड़, इसी का बाद में नाम हो गया था जोधपुर। तो भले आप इसको जोधपुर कह दीजिए, भले आप इसको क्या कह दीजिए, मारवाड़। जैसे पहले था आमेर और बाद में इसी को अपने क्या बोलने लगे थे, जयपुर, वैसे। फिर यहां से एक भाई अलग होके चला गया था बीकानेर। और एक रियासत बनी थी किशनगढ़। ये अजमेर वाला किशनगढ़ है अपने। कौन कौन सी है बताओ, देखिए। मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़। कौन कौन सी रियासत है, मारवाड़, बीकानेर। एक एक पोस्टमार्टम करे, लिखो मारवाड़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मारवाड़। मारवाड़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मारवाड़। मारवाड़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मारवाड़। जैसे शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, मारवाड़। दो बातें लिखो, पहले लिखो, मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था, राठौड़ डायनेस्टी रूल्ड ओवर मारवाड़। मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था, राठौड़ डायनेस्टी रूल्ड ओवर मारवाड़। मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था, राठौड़ डायनेस्टी रूल्ड ओवर मारवाड़। दूसरी बात लिखो, मारवाड़ राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी, एरिया वाइज सबसे छोटी तो कौन सी, शाहपुरा, सबसे बड़ी कौन सी, मारवाड़। मारवाड़ वॉज लार्जेस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान। मारवाड़ राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी, मारवाड़ वॉज बड़ी रियासत थी, मारवाड़ वॉज लार्जेस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान। जैसे हमने पढ़ा कि मेवाड़ वाले राजा नाम के आगे कोई लगाता था रावल, बाद में लगाने लगे राणा, वैसे ये मारवाड़ वाले लगाया करते थे राव। क्या लगवाते थे, देखो मैंने बताया भी था, राव चुंडा, राव चुंडा की बेटी हंसाबाई, बताया था। पहला जो इनका राजा उसका नाम है राव सिंहा। क्या नाम है, लिखो, हेडिंग डालो, राव सिंहा। सुनो देखो दो तीन बातें फिर। 1240 के आसपास इसको पालीवाल ब्राह्मण बुला के लाए थे। कौन बुला के लाए थे, पालीवाल ब्राह्मण इसको लेके आए थे। उन्होंने कहा भाई तू हमारे साथ चल और हमारी रक्षा कर। ये बदायूं से आया था, मैं बता रहा हूं, कन्नौज में हार गए तो कन्नौज के पास में एक जगह चले गए, तो जगह का नाम क्या था, बदायूं। तो ये कहां से आया था, बदायूं। यहां अपने आके जो नया डिस्ट्रिक्ट बना बाड़मेर से तोड़ के बालोतरा, बालोतरा में एक जगह थी खेड़, कौन सी थी, खेड़। ये इनकी राजधानी थी। और यहाँ एक युद्ध में लड़ता हुआ ये मारा जाता है, उस जगह का नाम है बिट्ठू। बिट्ठू पड़ता है पाली में, बिट्ठू कहां पड़ता है। तो राजस्थान आने वाला या राजस्थान के राठौड़ों का संस्थापक कौन था, कब आया, किसकी सहायता के लिए, कहां से, राजधानी कहां पे, छतरी कहां बनी हुई, बिट्ठू कहां पड़ता है, पाली। खेड़ कहां पड़ता है, बालोतरा। पहले बाड़मेर, अब डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, पाली। ये बार लिख लो फिर मैं बताता हूं। 1240 ईस्वी में, इन 1240 एडी, 1240 ईस्वी में, 1240 एडी, पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए, टू हेल्प पालीवाल ब्राह्मण्स, पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए, टू हेल्प पालीवाल ब्राह्मण्स, पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए, टू हेल्प पालीवाल ब्राह्मण्स। यह है बदायूं से राजस्थान आया था, ही केम टू राजस्थान, या यह है बदायूं से मारवाड़ आया था, ये लिख लो, ही केम टू मारवाड़ फ्रॉम बदायूं। यह है बदायूं से मारवाड़ आया था। बदायूं यूपी में जगह पड़ती है कन्नौज के पास। ही केम टू मारवाड़ फ्रॉम बदायूं। राजधानी लिख लो खेड़, छतरी लिख लो बिट्ठू। सेनेट ऑफ, कैपिटल और सेनेट ऑफ, खेड़ बालोतरा, बिट्ठू पाली। अब सुनो देखो मेरी बात सुनो। हुआ यूं कुछ कि
किसी टाइम में जब राष्ट्रकूटों का कब्जा था, मैंने बताया राष्ट्रकूट 4 बार इधर कन्नौज पर आते हैं, 2 बार कब्जा करते हैं, 2 बार यहां से क्या लेके जाते हैं, टैक्स। कन्नौज उत्तर भारत का ही सेंटर पॉइंट हुआ करता, जो कन्नौज का राजा वो पूरे उत्तर भारत का ही क्या माना जाता है, एक प्रकार से राजा। तो जब वो कन्नौज में बैठ के टैक्स ले रहे थे तो नॉर्थ इंडिया का पूरे का टैक्स ले रहे, तो अपने इस पाली वाले इलाके में भी उनका एक बंदा रहता था, वो टैक्स लिया करता है ना। राष्ट्रकूटों का कोई एक बंदा कहां पर रहता है, पाली, और वो क्या लेता है, यहाँ राजस्थान का टैक्स, आसपास के इलाकों का टैक्स लेता होगा। लेकिन बाद में राष्ट्रकूट तो साउथ इंडिया में खत्म हो गए। जब वो साउथ इंडिया में खत्म हो गई, चलनी बंद हो गई, तो क्या पाली में बैठे किसी राष्ट्रकूट को यहाँ के लोग टैक्स देंगे? भाई पहले क्यों दे रहे थे कि डर लगता था कि साउथ वाले राष्ट्रकूट आगे जबरदस्ती करेंगे, इससे अच्छा उनका जो बंदा बेटा उसको क्या दे दिया जाए, टैक्स। अब वो साउथ वाले ही खत्म हो गए तो पाली वाले कौन टैक्स दे? तो पाली में भी राष्ट्रकूटों का जो भी टैक्स लेने वाला बंदा था वो वापस यहाँ से चला गया होगा। उनकी एक ब्रांच कन्नौज बैठी, तो वो कहां पर जाके शिफ्ट हो गए, कन्नौज, उधर चले गए वो लोग। लेकिन पाली के लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं था कि अपना यहाँ का टैक्स किसी टाइम में कौन लिया करते थे, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट लेते थे। अब उनकी एक ब्रांच कहां पर रहती है, यूपी, बदायूं, कन्नौज उस साइड के अंदर रहती है। पाली अपना बहुत अच्छा व्यापारिक केंद्र था, ट्रेड सेंटर था, रूट जाया करते यहाँ से, व्यापारिक रूट जाया करते। जहां व्यापार ज्यादा होगा धन दौलत ज्यादा होगी, कम होगी, और धन दौलत ज्यादा है तो वहां पे लूटमार भी ज्यादा होगी। भाई जहां पैसे होंगे वहीं पर तो कोई लूटमार करने आएगा, वरना नंगा नाई क्या निचोड़े क्या। भाई होना चाहिए कि लूटमार करने के लिए। मेरे को याद है एक बार बहुत पहले हम जब पढ़ा करते तो दिलीप सर के घर में एक बार चोरी हो गई, तो सर ने हम सबको मिठाई खिलाई क्लास में। किस बात की मिठाई की? आज हमारे घर में चोरी हुई है। तो सर मिठाई किस बात की? इसका मतलब मैं अमीर हूं, हम अमीर होते जा रहे हैं तभी हमारे घर में चोरी हुई है। मगर यार कोई बंदा कितना पॉजिटिव हो सकता है, ये सर से देख लेना चाहिए। तो वो की वो बात है। तो यहाँ जो बिजनेस करने वाली जाति है वो जाती है पालीवाल ब्राह्मण। कौन सी जाती है? तो पालीवाल ब्राह्मणों को लगा कि भाई अब अपने यहाँ लूटमार ज्यादा होती है तो अपने रक्षा करने के लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में था कि पहले अपने यहाँ का टैक्स कौन लिया करते, राष्ट्रकूट, और जो टैक्स लेता वो क्या करता था, रक्षा। तो इनको था यार उस टाइम ठीक सिस्टम था, उस टाइम कोई भी लूटमार होती नहीं थी, तो क्यों ना किसी राष्ट्रकूट को उधर से बुला लेते हैं, वो अपनी क्या कर देगा, रक्षा। तो पालीवाल यहाँ से गए बदायूं। कहां पर गए? फिर अपने एक कहानी है कि उन दिनों बदायूं में एक राजा था, उस राजा का नाम था सेतराम। बदायूं में राजा का नाम क्या था? कहानियां ये कहती है अपनी कि सेतराम जी के 100 बेटे थे। सेतराम जी कितने बेटे थे? और मैंने आपको 1-2 बार पहले भी ये बात कर दी, इसमें अचरज करने की कोई आवश्यकता। राजा की रानियां हैं 20, एक के 5-5 टाबर हो तो ही कितने हो गए भाई। दादाजी वाली जो पीढ़ी थी उसमें दादाजी के एक दादी जी है ना, फिर भी 10-10 है, तो एक में एवरेज 10 है, तो यदि 20 हो तो 200 करे टाबर, है ना। ये तो पहले मर जाया करते थे, पहले क्या बीमारियां ज्यादा थी जी, और दवाइयां थी नहीं, इसलिए बच्चे होते ही मर जाया करते, कोई जल्दी उम्र के अंदर ही मर जाया करता, इसलिए बचते कम थे वैसा। बाकी तो यूं क्रिकेट टीम हुआ करती सब घरों के अंदर। आप तो दादाजी से, दादाजी वाली पीढ़ी में, दादाजी से एक पीढ़ी पहले वाले सबके घरों में, अपने ग्रामीण समाज के अंदर तो यही था, 10-12 होते ही थे, और यूं मानते ही थे कि होना ही चाहिए, ताकि कोई लड़ाई दंगा हो जाए 10 लठ तो निकले। ऐसे खेत पे कैसे कब्जा कर लो? फिर खेती के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। जब समाज कृषक समाज होता है ना, तो खेत में अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। अधिक लोग कहां से लाएंगे? तो खुद ही करो, और कहां से लेके आएंगे? तो सीधा सा ही फॉर्मूला हुआ करता था। वो तो मैंने कब बताया होगा ना, वो मेरे एक दोस्त है, मैंने वो मेरे को बताते हैं कि यार मेरे पापान जो है वो 10 भाई बहन है। तो कि मैंने एक बार मेरे अंकल से पूछ लिया कि अंकल 10 भाई बहन? तो उन्होंने कहा 10 तो जीवते हैं, 3-4 तो मिस कॉल थी। भाई 3-4 तो होते ही मर गए थे, वो तो गिने ही नहीं हमने। हम 10 तो बैठे हैं, जीवते बैठे हैं सामने एकदम। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। देखो कल मैंने एक भीम सिंह राजा पढ़ाया मेवाड़ में, 1818 में अंग्रेजों के शासन दिखा, 1818, 95 टाबर थे इसके, 95 रिकॉर्ड है बाकायदा। 1818 वालों को नाम तक पढ़े सबके, एक एक पुराने वालों को तो आप कहानियां कर देंगे, सर कहानियों में इस प्रकार की बातें, ये तो है, तो कोई बड़ी बात नहीं। जब आपकी रानियां 15-20 रानियां, तो इतने बच्चे भी हो जाते हैं। तो सेतराम जी के लिए कहा जाता है कि सेतराम जी के 100 बेटे थे। कितने बेटे थे? उनमें एक बेटा है सिहा। एक बेटा कौन है? तो गांव में मेरे दादाजी ने तो कहानियां सुनाते, तब बोलते और थे कि गुणचासा सियो बडो सिया बड़ा 50, गुणचासा सियो बडो सिया बड़ा 50, सीए से बड़े कितने थे? 50। फिर 51वें नंबर पे कौन हुआ? सिया। फिर सीए से छोटे 49 और थे। गुणचासा सियो बडो, 49 से तो बड़ा कौन था? सिया। 49 से बड़ा था सिया, सिया बड़ा 50, सीए से बड़े और कितने थे? सीए से बड़े 50, सीए से छोटे 49, एक सिया खुद, कितने हो गए? तो अब तो क्या हो गया भाई, अब तो अपने पास घड़ियां हैं।
और अब जैसे कोई बच्चा अपने घर में पैदा होता है, हॉस्पिटल में हुआ, घर पे हुआ, हाथों हाथ टाइम नोट करते हैं अपने, 2:32:16 है ना, और फिर पंडित जी को दिखाते हैं, पंडित जी इस समय में बच्चा पैदा हुआ था, अब बताओ, है ना, इसका क्या नाम रखा जाएगा, इसका भाग्य क्या होगा, और पंडित जी देख के कहते हैं राजयोग है ना, आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। पंडित जी कभी किसी को नहीं कहते कि दाब के लीचड़ होगा, कोई कुछ ही नहीं करेगा, क्योंकि पंडित जी को दक्षिणा लेनी है भाई साहब। पंडित जी किसी की टाबर कर लेगा, निकम्मा है, कुछ ही नहीं करेगा, तो घर वाले पंडित जी को कूट काट दे, तो पंडित जी कहते भाई साहब जोरदार चक्रवर्ती सम्राट ये बनेगा, जो है वो सब कुछ, ये चिराग, चश्मो चिराग, आपके वंश का नाम उज्जवल कर जाएगा। अपने पंडित जी को दो भाई 1100 दो पंडित जी को, 500 देते देते क्या देते पंडित जी को। तो अब तो अपने टाइम नोट कर लेते हैं, जब अपने घड़ियां नहीं थी तब अपने टाइम नोट कैसे कर लेते हैं? तो लोग अक्सर अभी भी सूरज और चांद को देख के समय बता देते हैं, तो जहां सूरज और चांद की छाया पड़ रही है वहां पे लाइन खींच लिया करते, और जो भी समझदार आदमी होता है उसको देख के बता देता। दादाजी की उम्र के लोग अभी भी कोई घड़ी नहीं बांधते, और वो आपको कह देंगे 3 बजे की चाय बना लो, और आप पूछते भाई आप कैसे बता 3 बजे? तो छाया देख, मकान की छाया यहां तक आ गई, इसका मतलब 3 बजे, छाया यहां तक आ गई, इसका मतलब 4 बजे, छाया यहां तक चल गई 5 बजे। कई बार ऐसा होता है कि आप गांव में सो रहे हैं दादाजी के पास, अचानक आपकी रात को नींद खुली और दादाजी बैठ के माला फेर रहे, राम 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 राम, आपने कहा अरे सो जाओ अब, रात को अभी क्या है, सुबह फेर लेना, तो 4 बज गई। 4 कहां बज गई, कैसे पता आपको 4 बजे? कीर्तियां डल गई, तारे हैं कीर्तियां, कीर्तियां ढल गई, कीर्तियां उस साइड में चली गई, इसका मतलब कितने बज गए? उनको तारों की लोकेशन पता है, ये तारा यहां इतने बजे आता है, ये तारा यहां इतने बजे आएगा, ये तारा यहां इतने बजे आ जाएगा। तो अब जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी करवाने के लिए नर्स होती, अपने गांव में अभी तक उन महिलाओं को बोलते हैं दाई, है ना, मैंने बताया दाई से बन गया दाए, है ना, दाई जो जो बच्चों का ध्यान रखने वाली दाई। तो वो जो दाई थी जो बच्चे करवाती थी, उसको ये कहा हुआ था भाई जैसे ही बच्चा हो तुम लाइन खींच देना, कहां पे छाया फिर देख लेंगे। तो 51 नंबर पे सिहा पैदा हुआ, सिहा पैदा हुआ, तो वो दाई बेचारी लाइन खींचनी भूल गई, है ना, बच्चे के कई काम होते हैं तो वो पहले उसने वो निपटाए, फिर वो भूल गई, 15-20 मिनट याद आएगा, अरे लाइन तो खींची, जब उसका लाइन पहले खींचनी, बाकी काम बाद में करने। फिर तो लगा अभी तक किसी को पता तो है नहीं खींची कि नहीं खींची, अब खींच देती हूँ, क्या फर्क पड़ता है, उसने जाके लाइन खींच दी। राजा सेतराम जी आए, राजा सेतराम जी आए, राजा पंडित जी को ले गए, पंडित जी का, पंडित जी ये है लाइन, लाइन देख के बताओ बच्चा कैसा है। और पंडित जी ने कहा भाई बहुत ग्रह नक्षत्र खराब है, खराब ग्रह नक्षत्रों में बच्चा पैदा हुआ है, और यदि इस बच्चे का मुंह इसके बाप ने देख लिया तो बाप मर जाएगा। तो राजा ने कहा आपने क्यों देखना है इसका मुंह, आपने कौन सी टावरों की कमी है और कौन सी कमी आगे पड़ जाएगी, खुद पे कॉन्फिडेंस नाम की भी तो चीज है। और राजा ने कहा इस बच्चे को मार दिया जाए। तो जल्लाद बोला, जल्लाद होते हैं जो किसी की हत्या करते हैं, फांसी वांसी देने वाले लोग, जल्लाद बोला, जल्लाद बच्चों को लेके जाओ और जंगल में जाकर मार दो इसको। जल्लाद गए, जल्लादों ने बेचारों सोचा एक दिन का टाबर कैसे मारा जाए, लगा यार ठीक है अपने जल्लाद, जल्लाद का काम ही मारना होता है, पर भगवान देख रहा है यार ऐसा पाप अपने से तो आज किया जाए कल किया जाए। एक काम करते हैं किसी जंगली जानवर की गुफा में फेंक जाते हैं, जानवर खा जाएगा, अपने हाथ से तो मारा नहीं, और राजा का ऑर्डर भी फॉलो हो गया। कहते कोई गुफा थी, उस गुफा के अंदर वो बच्चे को फेंक के चले गए। कहते उस गुफा में एक शेरनी थी, उस शेरनी ने उसी दिन अपने एक बच्चे को जन्म दिया था। शेरनी सो रही थी अपने बच्चे के साथ, इधर से इन्होंने वो मनुष्य का बच्चा फेंका, वो लुढ़कते लुढ़कते उसके पास जाके गिरा। शेरनी जब उठी तो उसको लगा मेरे 2 बच्चे हैं, और शेरनी ने दोनों को पालना शुरू कर दिया। साइंस में डार्विन का सिद्धांत है अनुकूलन का सिद्धांत, जैसे वातावरण में आप रहते हो वैसे वातावरण को एडप्ट कर लेते हो। अब वो बच्चा राजा का बच्चा था, लेकिन वो शेरों के साथ रहा तो बिहेव भी किस प्रकार से करने लगा शेर, अब हाथों को पैर बना लिया, ऐसे ऐसे चलता है ना, थप्पड़ मारता, कच्चा मांस खा जाया करता एकदम। इधर अपने पाली के पालीवाल ब्राह्मण कन्नौज की तरफ जा रहे हैं कि वहां से किसी राजा को लेके आएंगे। जब ये जंगलों से होकर गुजर रहे थे उन बदायूं के पास में, तब इन्होंने देखा कि जंगल में 5 शेरों की आपस में लड़ाई हो रही है, और उनमें एक शेर आदमी है, लेकिन वो शेरों की तरह बिहेव कर रहा है, वैसे चल रहा है, वैसे गुर्रा रहा है, दांत बढ़े हुए हैं उसके, थप्पड़ मारा खींच खींच के, और उन 4 शेरों को हरा रहा। उनको लगा रहे ये क्या है, उन बेचारों ने चप्पलें हाथ में ली, उन्हें लगा भाई अपनी तरफ आ गया तो अपने को खाएगा यार। वो भाग के सेतराम जी के पास गए, सेतराम बदायूं के राजा कौन थे, सेतराम जी। सेतराम जी को जाकर, सेतराम जी आपके जंगलों में भयंकर कोतक है, क्या देखा ऐसा आपने? अरे एक मनुष्य जो शेरों की तरह रहता है। सेतराम जी ने कहा मैं मिला तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए, और ऐसे कैसे हो सकता है साहब, हमने हमारी आंखों से देखा है और आप पता लगाओ। सेतराम जी दरबार में बताया यार ऐसे ऐसे बात है, एक मनुष्य शेरों के साथ में कैसे हो सकता है। वो जल्लाद वहीं बैठे थे, वो जल्लाद खड़े हुए, जल्लाद साहब यदि माफ करो तो हम एक बात बता सकते हैं। राजा ने कहा 7 खून माफ है,
यदि 7 मर्डर भी करके आए तो मैं तुम्हें कोई भी सजा दूंगा। बात बताओ तुम क्या है? उनका सर वो जो आपका एक बेटा था ना। राजा ने कहा कौन सा राजा? खूब सारे थे, राजा ही भूल गए। राजा राजा ने कहा कौन सा? वो सर 51 जो था आपका, जो आपने कहा था ना जंगल में मार के आओ। हाँ सर हम उसको मार के नहीं थे, तो हम उसको गुफा में फेंके सर, हो ना हो सर ये टाबर वो है। तो राजा ने कहा पर यार ये तो बहुत गलत ग्रह नक्षत्र में पैदा हुआ था, और पंडित जी ने कहा था कि इसका मुंह तो बाप देख लेगा तो बाप मर जाएगा। वो दाई आई, दाई को जब ये बात पता चली, दाई ने कहा साहब नक्षत्र सही रहे होंगे, 20 मिनट बाद में लाइन खींची है, अपना था तो लाओ साहब का जानवरों के साथ नंगा पंगा घूम रहा होगा वहां पे। सेना भेजी, सेना भेज के पहले तीर वीर मार के घायल किया, यूं तो आए कैसे, शेर को कैसे पकड़ा जाए, घायल करने के बाद बांध के उसको लेके आए, होश आया वापस, मिनख दिखाई उसको कि ये रे सही देख ले एकदम यूं। लेकिन अब वो शुरू में तो भाई साहब वैसे गुर्रा है, फिर उसके पहले बाल बाल काटे होंगे, थोड़े दांत आगे से छोले होंगे, है ना। फिर उसको रोस्टेड खिलाया थोड़ा, क्या कच्चा कच्चा खाता रहता, रोस्टेड खा के देख थोड़ा ठीक है। अनुकूलन का सिद्धांत है, आप जैसे वातावरण में रहते हो वैसा हो जाते हो। कहते हो अब वो मनुष्यों के बीच में रहा तो कैसा हो गया मनुष्य। पालीवाल ब्राह्मण कलकत्ता साइड में बिजनेस करने के लिए, बंगाल साइड में बिजनेस करने के लिए गए, उधर से वापस जब लौट रहे थे तब उन्होंने राजा कहा कि राजा हम एक बात बता गए थे। राजा ने कहा थैंक यू यार, ये तो मेरा बेटा ही था यार, और आपने बहुत अच्छा काम किया, मेरे को मेरे बेटे से मिला दिया। तो उन्होंने कहा आजकल खाता नहीं है क्या? नहीं नहीं यूं गुर्राता तो है कभी कभी, पर अब एकदम सही रहता है, अब तो कपड़े भी पहनने लग गया है। पहले तो जिंदाबाद ही घूमता था। तो राजा ने पूछा कि यार मेरे लायक को सेवा हो तो मुझे बताओ तुम। तो उन्होंने कहा कि सर हम तो आपके पास काम के लिए आ रहे थे, पर रास्ते में कांड हो गया, फिर आगे जाना था, ये रह गई बात। क्या काम? कि सर हमारे पाली में कभी तुम्हारे राष्ट्रकूटी बैठ के हमारी रक्षा किया करते थे, अब हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं, आए दिन लूट मार होती है, बिजनेस क्लास के लोग हैं, हम खुद बंदूकें उठा नहीं सकते, खुद तलवार उठा नहीं सकते, खुद हथियार नहीं उठाएंगे, तो रक्षा करने के लिए कोई तो चाहिए, इसलिए यदि कोई राजकुमार आप दे दो तो वो चल के हमारी वहां पर रक्षा कर देगा, और हम जो उसको क्या दे देंगे, टैक्स। राजा ने कहा खूब सारे बेटे हैं मेरे, किसी को ले जाओ। उनका किसी को नहीं, ये जो सिंहों के साथ रहा था इसको दिया जाए, सिंहों के साथ रहा इसलिए नाम है सिंहा। क्या नाम है? उसको लेके आए, वो खेड़ अपनी राजधानी बनाता है, पाली वालों की रक्षा करता है, ऐसे किसी एक युद्ध में बिठू के अंदर लड़ता हुआ। अभी बात समझो, तो राजस्थान में राठौड़ों का संस्थापक कौन माना जाता है? कौन माना जाता है? राव। जोधपुर के किले में ऐसी एक तस्वीर लगी हुई, एक पेंटिंग लगी हुई, जिसमें 5 शेर आपस में लड़ रहे हैं, एक शेर जो बाकी 4 शेरों को पीट रहा है। राव सिंहा की पेंटिंग है, राव सिंहा शेरों के साथ रहा, कहानियां चली आ रही थी, कहानियों के आधार पर किसी ने क्या बना दी, पेंटिंग। एक अंग्रेज इस किले में आके कई दिन तक रुका, उस अंग्रेज को ये पेंटिंग बड़ी पसंद आई, उसने लोगों से पूछा कि यार ये प्लॉट बड़ा शानदार है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मनुष्य जो है वो शेरों के साथ रहे, शेरों से लड़े। लोगों ने कहा मनुष्य मनुष्य क्या कर रहा है, सीओ जी महाराज हाथ जोड़, हमारे पूर्वज है भाई साहब, और ये शेरों के साथ ही रहते, इसलिए नाम ही इनका तो क्या है, सिंहा। और उसको ये कहानी सुनाएगी, उसको ये कहानी बड़ी पसंद आई, उसने इस कहानी पर बुक लिखी, द जंगल बुक। कौन सी बुक लिखी? जिसका पूरा कैरेक्टर है मोगली। इसी प्रकार से तो है, जंगल में रहता है, मनुष्य का बच्चा है, पशुओं के साथ में रहता है। और क्या गीत हिट हुआ बाद में, हमने उस पर बनाया, तो जंगल जंगल बात चली है, चड्डी पहन के फूल खिला है। उस राइटर का नाम था रुडयार्ड किपलिंग, जो 1907 में इस बुक के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। पहला अंग्रेज जिसको साहित्य का नोबेल मिला था रुडयार्ड किपलिंग था। 2012 में इस बुक के आधार पर मूवी बनाई गई जंगल बुक, उसको ऑस्कर मिला। अंग्रेज हमारी कहानी को बेच के नोबेल और ऑस्कर ले गए, हमें नहीं पता कैरेक्टर अपना है। ठीक है, तो आज के बाद जब भी इस प्रकार नाटक देखो याद करना है कौन है, ये कहानी का प्लॉट वहां से उठाया हुआ उसने। फिर तो अपनी चीजें जोड़ ली उसने, पर ये जो इमेजिनेशन उसने कहां पर ऐसा कुछ देखा होगा तो वो अपना यहाँ का है। आई बात समझो? चलो अगला लिखो। अगला कौन है? राव धूहड़। कौन है? राव। ननिहाल गया हुआ था एक बार, मंडोर की तरफ इसका ननिहाल था, अपने मामा जी के बच्चों के साथ खेल रहा था, और मामा जी वाले बच्चों ने इसको कहा कि तुम कौन हो रहे, कहां से आए हुए हो तुम लोग? तो उसने कहा यही क्या है, हम यही, हमारी खेड़ राजधानी है, हम यही रहते हैं। अरे यहाँ तो अब आए हो यार तुम, पहले तुम यहाँ के नहीं हो रहे, तुम्हारी हमारी शक्ल देख ली।
तेरे होठ देख कितने मोटे हैं, तेरा रंग देख कितना डार्क है, तेरा सिर देख कितना चपटा है, बाल तेरे घुंघराले हैं, तू हमारा नहीं है। उन्हें नहीं नहीं मैं यहीं का ही हूँ, ऐसे कैसे नहीं हूँ, यहीं का मेरे पापा यहीं थे, दादाजी यहीं थे, तो यहीं तो बता तुम्हारी कुलदेवी कौन है। उसने कहा ये तो नहीं पता। कहाँ है तुम्हारी कुलदेवी का मंदिर। उसने कहा ये तो नहीं पता। तो फिर तुम यहाँ के नहीं हो, पता नहीं कहाँ से आगे। उसने क्या मामा जी वाले टाबरों को पीट पाट दिया, तो मामा जी वाले टाबरों ने उसको इस प्रकार से डायलॉग दे दिए। वो भाग के मम्मी के पास आए, उसने मम्मी को आकर मम्मी हम कौन है। उन्होंने कहा बेटे तुम यहीं के हो। नहीं नहीं मम्मी मामा जी वाले करेंगे, हमारी तेरी शक्ल ही नहीं मिलती आपस के अंदर। और तो हमारी कुलदेवी कौन है मम्मी, वो कुलदेवी का पूछ रहे थे। मैंने कहा बेटा तुम्हारी कुलदेवी नागणची माता है। कौन है। तो मम्मी कहां पर है उनका, अपने यहाँ तो मंदिर ही नहीं है। कि बेटा उनका मंदिर है कर्नाटक। कहां पर है। और मम्मी ने कहा कि बेटा किसी टाइम तुम कर्नाटक में करते थे चिंता था चीता चीता, वहां से तुम कन्नौज आए, कन्नौज में आके क्या तुमने चिंता था चीता चीता, और वहां से तुम कहां आ गए मारवाड़। राउडी राठौड़ मूवी कर्नाटक की है। चिंता था चीता चीता वाली राउडी राठौड़ ही तो है। तो राठौड़ कर्नाटक में रहते होंगे तभी तो राउडी राठौड़ मूवी है। कर्नाटक से नागणी जी माता की मूर्ति लेके, इसका मतलब साउथ इंडिया से राठौड़ों का सीधा सीधा लेना देना है। वरना माता जी उधर पिकनिक मनाने तो गई नहीं थी। और साउथ इंडिया का था इसलिए होठ मोटे बाल घुंघराले होने हैं, कलर उसका साउथ इंडिया वाला जैसा होना है। सीधी सी बात है, सिर वो चपटे होते हैं तो सिर चपटे होने थे, उसके थोड़ा बहुत अंतर आना था। फिर ये जब राजा बना तो ये कर्नाटक गया, अपनी कुलदेवी की मूर्ति लेके आया। ज्यादातर देवियों की कहानियां इस प्रकार की कि देवी ने जिस बंदा लेके आ रहा था उसको कहा कि मैं वहां तक तुम्हारे साथ चलूंगी जहां तक तुम बिना पीछे मुड़े चलोगे। इसको अपनी राजधानी आना था, राजधानी थी खेड़। कहते खेड़ के जब नजदीक पहुंचा तब इसको अंधेरा हो गया था, ये रात को रुकता है। जिस पहाड़ पर रुका, अगले दिन इसको खेड़ की तरफ जाना था पर गलती से उसने पीछे देख लिया। इसलिए अब माता जी ने कहा कि अब मैं तेरे साथ आगे जाऊंगी नहीं। इसलिए खेड़ के पास में उसी पहाड़ पर माता जी का मंदिर बनाना पड़ा। नागणेची का मंदिर बना, इसलिए गांव का नाम है नागणा। क्या नाम है। तो राठौड़ों की कुलदेवी कौन, मंदिर कहां पर है, बालोतरा जिले के अंदर। ये मूर्ति कहां से लेके आए थे, कौन लेके आया था, लिख लो। अपनी कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आया था। ही ब्रोट आइडल ऑफ हिज क्लाइंट deity नागणेची माता फ्रॉम कर्नाटका। अपनी कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आया था। ही ब्रोट आइडल ऑफ हिज क्लाइंट deity नागणेची माता फ्रॉम कर्नाटका। अपनी कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आया था। ही ब्रोट आइडल ऑफ हिज क्लाइंट deity नागणेची माता फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटक से लेकर आया था तथा इसे नागणा में स्थापित करवाया था। एंड इंस्टॉल्ड इट एट नागणा। नागणा बालोतरा में जगह, खेड़ के पास है। तथा इसे नागणा में स्थापित करवाया था। एंड इंस्टॉल्ड इट एट नागणा। तथा इसे नागणा में स्थापित करवाया था। एंड इंस्टॉल्ड इट एट नागणा। कहां स्थापित करवाया था, नागणा। तथा इसे नागणा में स्थापित करवाया था। एंड इंस्टॉल्ड इट एट नागणा। अगले राजा लिखोगे, लिखो रावल मल्लीनाथ। ये सबके नाम क्या, जिनके राव लगता है। एक मल्लीनाथ जी है जिनके नाम क्या क्या लगा था, रावल। उन्होंने बीच में उनकी उपाधि रावल भी भाई। रावल मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी को लगा कि यार अब साम्राज्य का थोड़ा विस्तार हो गया, खेड़ से पार नहीं पड़ेगी, राजधानी थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी। इसलिए राजधानी चेंज की, एक नई राजधानी बनाएगी मेवानगर। कौन सी बनाएगी, वही बालोतरा जिले के अंदर ही जगह पड़ती है मेवानगर, ये इनकी नई राजधानी थी। लिख लो राजधानी मेवानगर। तो कोई पूछेगा राजधानी को खेड़ से मेवानगर कौन सा राजा ले गया था, तो कौन राजा ले गए, रावल मल्लीनाथ। राजधानी मेवानगर बालोतरा जिले में। इन दिनों मालवा के अंदर एक बंदा हुआ करता, उसका नाम था निजामुद्दीन। क्या नाम था। और निजामुद्दीन को लगा कि यार अपने मारवाड़, इधर मारवाड़ साइड में कब्जा कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। तो निजामुद्दीन अपनी सेना लेके आता है। इसकी सेना में 13 रेजिमेंट थी। कितनी रेजिमेंट थी, 13 सैनिक टुकड़ियां, 13 मिलिट्री रेजिमेंट से लेके आता है। निजामुद्दीन कहां का था, मालवा। किससे लड़ने आता है, मल्लीनाथ जी ने हरा के भेज दिया था। तो कोई पूछेगा मल्लीनाथ जी ने किसकी 13 सैनिक टुकड़ियों को हराया था, निजामुद्दीन। वो कहां से आया था, इसलिए गांव में आज भी कहते हैं 13 तुंगा भांजियान मल सलखानी। मल्लीनाथ जी के पिताजी का नाम था सलखा। क्या नाम था, तो सलखे के बेटे मल्लीनाथ ने 13 सैनिक टुकड़ियां हरा दी थी। 13 तुंगा भांजिया,
तुंगा मतलब टुकड़ियां, भांजिया मतलब हरा दिया, मल सलखानी, सलखे के बेटे मल्ले ने कितने टुकड़ियों को हरा दिया था? 13। वो 13 टुकड़ियां किसकी थी? वो कहां का था? मालवा के निजामुद्दीन की 13 सैनिक टुकड़ियों को हराया था। He defeated 13 military regiments of निजामुद्दीन ऑफ मालवा। मालवा के निजामुद्दीन की 13 सैनिक टुकड़ियों को हराया था। He defeated 13 military regiments of निजामुद्दीन ऑफ मालवा। मालवा के निजामुद्दीन की 13 सैनिक टुकड़ियों को हराया था। He defeated 13 military regiments of निजामुद्दीन ऑफ मालवा। मालवा के निजामुद्दीन की 13 सैनिक टुकड़ियों को हराया था। कितनी सैनिक टुकड़ियों को हराया? 13 सैनिक। किसने? रावल मलिन। फिर इनकी रानी थे, उन रानी का नाम था रूपा दे। क्या नाम था? और रानी बड़े संत प्रवृत्ति के थे, इसलिए अपनी रानी के प्रभाव में मलिनाथ जी भी बाद में क्या बन गए थे? संत, है ना। और बाकायदा पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता, पश्चिमी राजस्थान में मंदिर है, पूजा की जाती है। क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा राजा अपनी रानी के प्रभाव में आकर संत बन गया था? कौन सी रानी के प्रभाव में? अपनी रानी रूपा दे के प्रभाव में, जो पति पत्नी दोनों की पूजा होती है। अपनी रानी रूपा दे के प्रभाव में, इन इन्फ्लुएंस ऑफ हिज क्वीन रूपा दे, अपनी रानी रूपा दे के प्रभाव में, इन इन्फ्लुएंस ऑफ हिज क्वीन रूपा दे, यह संत बन गए थे। ही बिकेम सेंट। यह संत बन गए थे। ही बिकेम सेंट। तो एक बार इन्होंने मारवाड़ में 1399 में जीते ही उस समय संत थे, उन सबको इकट्ठा किया कि लो बड़ी कीर्तन करते, कीर्तन समझ गए ना, भजन कीर्तन करते हैं, जागरण वगैरह आपने लगाते हैं। तो 1399 में मारवाड़ में एक बहुत बड़े हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था इन्होंने। लिखो 1399 ईस्वी में 1399 एडी, 1399 ईस्वी में 1399 एडी मारवाड़ में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। ही ऑर्गेनाइज्ड हरि कीर्तन इन मारवाड़। मारवाड़ में सारे संतों को इकट्ठा किया जी, मारवाड़ में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। ही ऑर्गेनाइज्ड हरि कीर्तन इन मारवाड़। मारवाड़ में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। ही ऑर्गेनाइज्ड हरि कीर्तन इन मारवाड़। मारवाड़ में किसका आयोजन करवाया था? हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। बड़े फेमस हुए, पश्चिमी राजस्थान के अपने लोक देवता है, और इनकी वजह से बाड़मेर वाला जो पूरा क्षेत्र है उसका नाम पड़ा मालानी। क्या नाम पड़ा? तो आज भी दो सवाल पूछे, एक तो कोई पूछे कि राजस्थान में कौन सा क्षेत्र मालानी कहलाता है? बाड़मेर। ये बालोतरा बाड़मेर वाला जो पूरा इलाका, इसको क्या बोला जाता है? मालानी। मालानी ही क्यों बोला जाता है? मलिनाथ जी का। किसके कारण? मलिन। लिख लो, इनके कारण बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। बाड़मेर रीजन इज नोन एज मालानी आफ्टर हिम। इनके कारण बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। बाड़मेर रीजन इज नोन एज मालानी आफ्टर हिम। इनके कारण बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। क्या बोलते हैं बाड़मेर क्षेत्र को? इनका एक राजकुमार था, राजकुमार का नाम था जगमाल। क्या नाम था? और जगमाल भाई बड़ा लड़ाकू किस्म का आदमी, दिल्ली कहीं ना कहीं से लड़ाइयां करके आता, और कोई बाहर वाला नहीं मिलता तो घर वालों में पीटता किसी ना किसी को। एक बार तो इसने मलिनाथ जी के भाई मतलब अपने अंकल को पीट दिया था इसने, तो मलिनाथ जी भी बड़े परेशान रहा करते। एक बार ऐसे मेवानगर के पास में कोई एक गांव था, गणगौर के आसपास का समय था, गणगौर त्योहार आता है, तो गणगौर होली के बाद में पूजना शुरू कर देते हैं अपने, है ना। वैसे तो गणगौर होली के 18 दिन बाद आती है। कितने दिन बाद आती है? 18। पर होली के बाद में गणगौर की पूजा शुरू हो जाती है। तो लड़कियां कुएं पे गणगौर पूजने के लिए गई हुई थी। उन दिनों गुजरात में एक राजा हुआ करता, उसका नाम था महमूद बेग। क्या नाम था? महमूद बेग का सेनापति उधर से होके जा रहा था, उसने देखा कि लड़कियां कुएं पे अकेली खड़ी, वो लड़कियों को उठा के ले गया। अच्छा, जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? राजा की। राजा कौन है? मलिनाथ जी। तो जनता भाग्य किसके पास है? मलिनाथ जी। राजा हमारी कन्याओं को उठा के ले गए, आप हमसे टैक्स लेते हो, बहन बेटियां नहीं बच रही हमारी। तो मलिनाथ जी गुस्सा है, मलिनाथ जी ने कहा सेना तैयार करो, अपने गुजरात पर आक्रमण करेंगे, बच्चियों को छुड़ा के लाएंगे। इतने में जगमाल कहीं बाहर से आया। जगमाल ने मलिनाथ जी से पूछा कि पिताजी आज इतनी तैयारियां कैसे? और मलिनाथ जी ने कहा कि शर्म आनी चाहिए तुझे, इधर उधर पंगे लेता घूमता रहता है, ढंग की जगह तो कहीं जाके लड़ाई करता नहीं, अपने लिए मरने जैसी बात है कि अपनी कन्याओं को, अपनी बहन बेटियों को गुजरात का महमूद बेग का सेनापति उठा के ले गए। जगमाल को बुरा लगा। जगमाल ने कहा पिताजी आप तो रेस्ट कीजिए, चिंता मत कीजिए, अब उन लड़कियों को मैं छुड़ा के लाऊंगा, मेरी बहनें, उनको छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी। मलिनाथ जी ने कहा यार तू बीच में किसी से लड़ लुड़ा के वापस आ जाएगा यार। उसने कहा नहीं, पहले इस्तेमाल करो। तो मलिनाथ जी ने कहा ठीक है, कौन जाएगा लड़ने के लिए अपनी तरफ से? अब जगमाल ने कहा पता तो लगाओ पहले कहां लेके गए। तो पता चला कि उन लड़कियों को लेके गए अहमदाबाद। कहां लेके गए? अहमदाबाद में गुजरात का जो राजा है महमूद बेग, उसकी राजकुमारी रहती है। उसकी राजकुमारी का नाम था गिंदोड़ी। क्या नाम था? कि राजकुमारी गिंदोड़ी का महल है वहां पर, और अपने वाली सब लड़कियों को उस महल में लेके गए। क्यों भाई वहां क्यों लेके गए? कि वहां गिंदोड़ी की नौकरानियां बना दियो।
गिंदोली कहती है मेरे को मैगी खानी है, तो अपने वाली लड़कियां क्या बना के लाती है? गिंदोली कहती है कि मेरे शैम्पू कर दो, तो अपने वाली लड़कियां क्या करती है? उसके काम करती है सारे दिन। चलो कुछ भी ऐसे कोई काम जी, कोई महल में जो काम हो करती होगी। तो कहा कि भाई तो जगमाल ने कहा अपने महल पर अटैक करते हैं, महल पर अटैक करके उन कन्याओं को लेके जाते। साथ वालों का जगमाल तेरे में थोड़ा बहुत यहाँ दिमाग है कि नहीं? एनी टाइम लड़ाई सोचता है यार, कुछ दिमाग से भी काम लिया अगर। उसने कैसे कहा? गुजरात के राजा की राजकुमारी का महल है, सुना तो नहीं पड़ा होगा? सिक्योरिटी होगी आसपास, भयंकर सिक्योरिटी होगी राजा के परिवार के लिए तो। और यदि हमने हमला किया ना, सारे काम आ जाएंगे, एक ही नहीं बचेगा, सबको मार देंगे वो। थोड़ा दिमाग लगाओ और कोई तरीके से। तो और क्या तरीका हो सकता है कि देखो ये पता लगाओ कि वो लड़कियां बाहर कब आती है महल से। बाहर निकालना इजी रहेगा, सिक्योरिटी हर जगह साथ साथ थोड़ी जाती है, जहां रहती है वहां सिक्योरिटी हो सकती है। तो पता लगाया कि प्रत्येक फ्राइडे को, प्रत्येक शुक्रवार को उस महल से थोड़ा दूर चलने के बाद एक पीर बाबा की दरगाह, पीर बाबा होते हैं, एक पीर बाबा की दरगाह है। राजकुमारी गिंदोली उस पीर बाबा की दरगाह पे हाथ जोड़ने आती है हर फ्राइडे को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। उस समय अपने वाली लड़कियां नौकरानियों के रूप में साथ आती है। कोई अगरबत्ती लेके आती है, कोई फूल लेके आती है, कोई चादर चढ़ाने के लिए चादर लेके आती है, तो उस राजकुमारी के साथ में आती है। तो कहा ठीक है, अपने वहां से उठाएंगे उनको। अपने राजस्थान में आज दिन तक सबसे अच्छे घोड़े माने गए मालानी के। कहां के घोड़े? आपसे कोई पूछे राजस्थान में सबसे अच्छे घोड़े कहां के? मालानी। और मालानी के घोड़े दूर दूर तक बिकने के लिए जाते, इसलिए अक्सर मालानी के व्यापारी घोड़ों को लेके जाते। जगमाल ने अपने 10-15 अच्छे अच्छे साथी तैयार किए, 15 अच्छे अच्छे घोड़े लिए मालानी के, व्यापारियों का भेष बनाया और जाके दरगाह के पास बैठ गए। बृहस्पतिवार को, वेडनेसडे को वहां पे, थर्सडे को वहां पे जाके बैठ गए। कोई आता जाता उनसे पूछे कि भाई कौन हो रहे तुम लोग? तो आप व्यापारी हैं, घोड़े बेचने आए थे, मालानी के घोड़े हैं साहब, मालानी के व्यापारी हो। क्या रेट है घोड़े की? तो 3,000 वाले घोड़े की रेट बताए 30,000। अगला बंदा कह रहे इतना महंगा कौन लेगा तुमसे? बचा असली माल है, लेना तो लो, रवाना हो जाओ। इतने फिर तो तुम्हारा एक भी घोड़ा नहीं बिकेगा। और वो मन ही मन सोचेगी बेचने किसको। वो वेट करे कि कल शुक्रवार आए 11 बजे, राजकुमारी गिंदोली आए अपनी कन्याएं साथ में, अपने उनको यहां से लेके चले। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास गिंदोली आई, अपने वाली लड़कियां साथ में अगरबत्ती फूल लेके साथ में आई। इधर जगमाल ये बैठे थे, आपस में एक दूसरे को देखा, जानते ही थे अपने गांव के भाइयों बहनों को, कौन नहीं पहचाने। और सबने कहा भाई आ जाओ। लड़कियां दौड़ी दौड़ी आई, सब घोड़ों पे बैठी, वहां से निकल गए। जगमाल ने गिंदोली को बिठा लिया क्योंकि जगमाल समझदार है, जगमाल जानता है कि गुजरात के सेनापति को जैसे ही पीछे पता चलेगा पीछा करेंगे, और पीछा करेंगे तो अपने 15 आदमी है पीछे से, यदि 1000 लोगों की सेना आ गई तो ही अपने को मार देगी। तो यदि पीछा करते हुए अपने बीच में पकड़ लिए गए तो फिल्मों की तरह डायलॉग देंगे, यदि एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की, है ना, तुम्हारी राजकुमारी का गला काट दूंगा, पीछे हटो, हथियार रखो, हथियार रखो। और फिर अपने कह देंगे हमारी लड़कियां लेके जाएंगे, तुम्हारी राजकुमारी को तुम वापस लेके चले जाओ। लेकिन मालानी के घोड़े थे, इतनी द्रुत गति से दौड़ते, इतनी तेज गति से दौड़ते आए कि गुजरात की सेना पीछा करती रह गई। ये हाथ ही नहीं है, उससे पहले पहले मेवानगर पहुंच गए। मेवानगर में जनता को जैसे पता चला कन्याएं सकुशल वापस आ गई है, जगमाल वापस लेके आ गए, सामने नारे लगाए 1 2 3 4 जगमाल तेरी। कन्याओं को सबको उनको घर भेजा गया। गिंदोली को एक कैंप के अंदर छोड़ दिया, भाई गिंदोली का बैठो तुम यहाँ पर। इतने में गुजरात का सेनापति आ गया। उन्हें जगमाल का, जगमाल बाकी सब ठीक है, गिंदोली को क्यों लिया यार तुम? तो उन्होंने कहा यार तुम हमारी कन्याओं को उठा के ले गए, और यदि बीच में हम, और तुम तो वैसे नौकरानियां बना के ले गए थे, हम तो वैसा कुछ नहीं, हम तो होस्टेज के रूप में लाए थे, बंधक बना के लाए थे। यदि तुम बीच में पकड़ लेते तो हमारा था कि भाई हम गिंदोली को देके और लड़कियों को लेके आ जाएंगे। पर अब जब हम पहुंच गए तो गिंदोली सुरक्षित है और तुम अपनी राजकुमारी को वापस ले जा सकते हो। पर आइंदा से ध्यान रखना, आइंदा से हमारे साथ ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। तो गिंदोली को पास समाचार भेजा कि भाई गिंदोली का भाई जाओ और तुम्हारे पिता का सेनापति आया है, उसके साथ वापस जाओ। गिंदोली को अहमदाबाद से मेवानगर आते आते जगमाल से बेपनाह मोहब्बत हो गई। हुआ यूं था कि वो जब अहमदाबाद वहां रहती थी, अपने वाली लड़कियों को गिरफ्तार करके वहां पे रखा हुआ था, तो अपने वाली लड़कियां गिंदोली को हमेशा कहती राजकुमारी गिंदोली कब तक हमें इसमें रखोगी तुम, इस महल में? उसने कब तक क्या, तुम अब यही मरोगी, ये मेरा बाप का राज्य, ये मेरे बाप का महल, और यहाँ परिंदा भी पर। और वो लड़कियां कहती गिंदोली तुम जानते नहीं हो, हमारा भाई जगमाल है, कर्ण अर्जुन जगमाल आएगा और एक दिन हमें यहां से निकाल के। और राजकुमारी गिंदोली उनको कहती कि तुम सपनों में जीना बंद करो, जगमाल नहीं, कोई तुर्रम खां भी आ जाए ना तो यहाँ नहीं मारा जाए। अरे ऐसा क्या, जगमाल है तुम्हारा? पर वो नहीं, तुम भैया को नहीं जानती, भैया शक्तिशाली है, पक्का हमें यहाँ से लेके जाएंगे। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक था कि जगमाल कोई तो बंदा है जिस पर लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंस है, अपने भाई पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। फिर जब जगमाल उसको उठाता है वहां से तो उसको लगा
बंदा दम बोला है वैसा। और अब गिंदोली ने कहा वापस नहीं जाऊंगी। नौकर आए, नौकरों ने जगमाल कहा कि वो तो वापस जाने के लिए मना कर रही। जगमाल गया, जगमाल जा गिंदोली कहा, गिंदोली हम तुम्हें होस्टेज के रूप में लेके आए थे, तुम्हारे पिता का सेनापति है, तुम्हें वापस घर जाना चाहिए, तुम्हारे मम्मी पापा चिंता कर रहे होंगे। उसने कहा नहीं, अब तो जीना यही, तुम्हारे बिना कहीं भी जाना मेरे को नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जगमाल ने कहा रे तुम्हारा मजहब अलग, मेरा मजहब अलग, हम अलग अलग धर्म के लोग हैं, ये शादी कैसे हो सकती है। गिंदोली ने कहा कि मोहब्बत मजहब कहां देख पाती है। फाइनली जगमाल गिंदोली को यहीं रख लेता है। आप और मैं इस बात पर कितने भी हंसें, पर आपकी और मेरी मम्मी हर गणगौर पे गिंदोली के गीत गाती है। हम 600 साल बाद भी गिंदोली के गीत गाते हैं, क्योंकि जिस दिन गिंदोली को लेके आए थे उस दिन क्या थी, देखो गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। सॉन्ग्स ऑफ गिंदोली आर संग ऑन गणगौर। नीचे एक लाइन लिख लो और बॉक्स में अलग से बंद कर लो। गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। सॉन्ग्स ऑफ गिंदोली आर संग ऑन गणगौर। गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। सॉन्ग्स ऑफ गिंदोली आर संग ऑन गणगौर। गिंदोली वळती धरान गुड़ला ऊपर घाल, मंडल स्यूं ल्यायो मर्द मल जगमाल। कि मल्लीनाथ का जगमाल किसको लेके आया था, गिंदोली। बॉक्स बंद कर लो इस लाइन को ना, कल्चर पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे अपने कि गणगौर पर किसके गीत गाए जाते हैं। अगला लिखो भाई, राव चुंडा। अब क्या भाई, मल्लीनाथ जी भी जगमाल को राजा नहीं बना के गए। मल्लीनाथ जी अपने भाई को राजा बना गए थे। भाई का नाम था वीरमदेव। क्या नाम था, वीरमदेव। के बाद में अगला राजा कौन बन गया, चुंडा। कौन बन गया, चुंडा। इन राठौड़ों की राजधानी कौन सी है, मेवानगर। कौन सी है, उन दिनों मारवाड़ में एक वंश और उस वंश का नाम है प्रतिहार। कौन सा वंश है, और प्रतिहारों की एक ब्रांच यहां पर राज कर रही है, उस ब्रांच का नाम है इंदा। कौन सी ब्रांच है, प्रतिहार इंदा है। और इन प्रतिहारों की जो राजधानी है वो अपने जोधपुर में एक जगह पड़ती है, मंडोर। कौन सी राजधानी है, तो प्रतिहारों की कौन सी ब्रांच राज कर रही है, इंदा। और उनकी राजधानी कौन सी है, पर प्रतिहार कमजोर हो गए और दिल्ली दिल्ली से अटैक होते हैं, ये दिल्ली वाले अटैक को संभाल नहीं पा रहे। फिर प्रतिहारों में आपस में लड़ाइयां होनी शुरू हो गई। तो इनमें जो समझदार लोग थे उन्होंने कहा देखो आपस की लड़ाइयों से मंडोर हाथ से निकलेगा, या दिल्ली वाले कहीं ना कहीं इस पर क्या कर लेंगे, कब्जा। तो दिल्ली वाले कब्जा करें, इससे अच्छा इसका कुछ ना कुछ सही जुगाड़ कर देते हैं। क्या करें, तो इनकी एक राजकुमारी थी, इन्होंने कहा अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा के साथ कर देते हैं। किसे कर देते हैं, चुंडा उन दिनों में उभरती हुई राठौड़ शक्ति थे। चुंडा का नया नया आरएस प्री पास हुआ था, तो इन्होंने कहा कि चुंडा पक्का पक्का आरएस लगी जाएगा, तो अपने चुंडा के साथ अपनी राजकुमारी की शादी कर देते हैं और मंडोर दे देते हैं दहेज में। मंडोर किसमें देते हैं, तो एक तो इतना बड़ा दहेज देंगे तो चुंडा इधर ब्याह भी कर लेगा अपने में, मंडोर बच जाएगा। दिल्ली वालों के हाथ में जाए, इससे अच्छा बेटी के पास तो रहे, तो अपने बेटी के परिवार में रहेगा। तो प्रतिहारों की कौन सी ब्रांच है, इंदा। ये अपनी राजकुमारी की शादी किससे करते हैं, चुंडा। और दहेज में क्या देते हैं, लिख लो। प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी का विवाह चुंडा से किया। कोष्टक में इंदा लिखना। प्रतिहार मैरिड हिज प्रिंसेस टू चुंडा। प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी का विवाह चुंडा से किया। प्रतिहार मैरिड हिज प्रिंसेस टू चुंडा तथा मंडोर दहेज में दिया गया। एंड मंडोर वॉज गिवन इन डोवरी। तथा मंडोर दहेज में दिया गया। एंड मंडोर वॉज गिवन इन डोवरी। तथा मंडोर दहेज में दिया गया। एंड मंडोर वॉज गिवन इन डोवरी। तो दहेज ले तो कोई ऐसा ले कि पूरा क्या लिया गया। मुझे ना 3 दहेज हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। या तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दहेज में लिया था अफगानिस्तान। क्या लिया था, सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलन से शादी करता है और बदले में उसको क्या मिलता है, अफगानिस्तान। या अंग्रेजों ने अंग्रेजों का एक राजा था, उसने पुर्तगालियों की एक राजकुमारी से शादी की, दहेज में मिला बॉम्बे। दहेज में क्या मिला, बॉम्बे। पहले किसके पास था, पुर्तगालियों के। उन्होंने राजकुमारी की शादी अंग्रेजों के राजा के साथ की और दहेज में क्या दे दिया, बॉम्बे। या प्रतिहारों ने चुंडा को दहेज में क्या दिया। तुम आरएस लगने के बाद मांगते हो एक गाड़ी दे दो, है ना, 11-1 लाख रुपए दे दो, 2 BHK का फ्लैट दे दो। ऐसे क्या चिंदी चोरी करनी यार ऐसे। इस बार मांगना कि जयपुर दो, जयपुर। पूरा कोई जयपुर दे सकता है तब तो दहेज लेना है, वरना दहेज लेना धूड़ खावनी, धोबा भर भर खावनी।
दोहरा माता बैठ रखा हूं, ले तो ढंग से ले। हाँ तू बता। तो तू देख ले कितने बुरे दिन है कि हो ही नहीं रही है, तो कोई क्या ही देगा। चलो। तो चुंडा की शादी किसके साथ की गई? प्रतिहारों की राजकुमारी के साथ। और दहेज में क्या दिया गया? क्या दिया गया? तो लड़कों क्या लोगे दहेज में तुम? मंडोर। क्या लेना है? खूब सारी चीज लेनी है अपने। लड़कियों तुम दहेज के पक्ष में हो कि नहीं हो? कितनी लड़कियां जो दहेज के पक्ष में नहीं है? क्या बात करती हो, सारी लड़कियां दहेज के। कितनी लड़कियां जो दहेज के पक्ष में है? सही है। अरे मैं तुम्हारे समर्थन में हूं क्योंकि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। बाकी जो तुम कहती हो हम दहेज के पक्ष में नहीं है, तुम सारी ढंग के झूठ बोल रही हो। क्योंकि शादी में सबसे बड़ी लिस्ट तुम खुद बना के देती हो। मेरे को सोने का ये चाहिए, मेरे को कपड़ों में ये चाहिए, ये चाहिए। उन दीदी को तो ये करवाया था, मेरे को ये क्यों नहीं करवा के दिया? ऐसा वैसे झूठ बोलने अपने। चाहिए तो चाहिए है? नहीं पढ़ना है तो भी चाहिए। ये तो मेरे को जब लड़कियां कहती है ना सर नहीं आप झूठ बोल रहे हो, हमें नहीं चाहिए, तब मुझे लगता है मैं विलायत से थोड़ी है। मेरे घर के आसपास में, जो हमारे घर में भी तो बहन है, हमारे घर में कोई बहन थोड़ी, केवल पुरुष रहेंगे आप। और वहां मैं शादी ब्याह में हमेशा देखते हैं। और मैं दहेज का पूरा समर्थक हूं। लड़कों अपनी बहनों को खूब सारा दहेज, जितना दे सकते हो उतना देना है। जमीन का एक आधा बीघा बेचना पड़े तो बेच के देना। क्यों? क्योंकि जिस दिन हमने दहेज देने बंद किए उस दिन लड़कियां प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगी, है ना? ये अपने ये अपने पूर्वज बड़े इंटेलिजेंट थे भाई साहब। जैसे मान लो मेरे पापा के पास में 20 बीघा जमीन है और मान लो हम 2 भाई और 1 बहन है। हिसाब तो कहता है तीनों में 6-6, 7-7 बीघा बंटे, 3 हिस्से हो भाई, 21 बीघा हो तो 7-7 बीघा आ जाए। पर हम ऐसा नहीं करते। 10 बीघा मेरा भाई रखता है, 10 बीघा मैं रखता हूं और बहन को कहते हैं टाटा बाय बाय, तेरे को इसमें से कोई हिस्सा। पर हम उसको राजी करते हैं और हम कहते हैं देख तेरे को हम थोड़ा 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 देते रहेंगे, प्रॉपर्टी का हिस्सा देते रहेंगे। तो पहले तेरे को डाउन पेमेंट दे देंगे दहेज में, फिर बाकी तेरे को किस्तों में चुकाएंगे। तेरे टाबर होंगे तब देंगे, तेरे टाबरों के ब्याह होंगे तब देंगे, टाबरों के ब्याह होंगे तब भी देंगे। तेरी सासू मरेगी तो देंगे, तेरा ससुरा मरेगा तो देंगे। तेरे कोई तेरे घर में कोई पैदा हो, तेरे घर में कोई मरे, हम लेके आएंगे तेरे लिए कुछ ना कुछ। और लड़कियां इतनी भोली है, इन्होंने इस बात को मान और लिया और इन्होंने कहा ठीक है भाई तुम्हारे पास एक साथ नहीं है तो मुझे धीरे धीरे किस्तों में। जिस दिन आपने अपनी बहनों को कहा कि हम तुम्हें दहेज नहीं देंगे, वो कहेगी 7 बीघा दे। और यकीन मानिए 7 बीघा की कीमत के बराबर हम दहेज और किस्तों वाला दे। इसलिए ये बात लड़कियों को बतानी भी अपने इतनी इतनी को पता चला, बाकियों को थोड़ी पता चला है ना? तो सब लड़कियों की बात बतानी नहीं। जब तक महिला ऐसी भोली बन के रहे अपने चलाना भाई साहब। तो आप तो अपनी बहन को क्या कराओगे? ले तू 7 बीघा नहीं देने पड़े, 1 आधा बीघा सल्टा कर ले, दहेज लेके जा। तू ये 6 बीघा बाकी वाली मत मांगने लगा, क्योंकि हमने बंद किया तो 7 बीघा लेने के लिए आएगी, फालतू में लठ बजेंगे। अब भाई भाई लड़ रहे हैं जमीन के लिए, बाद में बहन और लड़ने के लिए आएगी, बुरे लगेंगे वैसा। इसलिए दहेज बंद होना। लड़के और करें लड़के और करेंगे, नहीं होना चाहिए। फिर मैं हमेशा कहता ही हूं कि दहेज बंद करना है आपको। तो अब अपने ये है कि अपने बहन यदि पढ़ी लिखी है, नौकरी नहीं लगी हुई, तो अपने देखते हैं लड़का तो कम से कम नौकरी वाला होना चाहिए। और यदि बहन अपनी नौकरी लग गई, वो जो 3rd ग्रेड टीचर लग गई, तो अपने कहते हैं लड़का 2nd ग्रेड होना चाहिए। लड़का कैसा होना चाहिए? यदि बहन 2nd ग्रेड, लड़की 2nd ग्रेड लगी, तो अपने कहते हैं वो क्या होना चाहिए? 1st ग्रेड। यदि वो 1st ग्रेड लगी तो वो खुद ही चाहती है कि बंदा RS होना चाहिए। यदि वो RS हो गई तो वो चाहती है कि बंदा IS होना। और यदि वो IS हो गई तो वो कहती भगवान स्वयं क्यों नहीं आ रहे? मेरे लिए तो साक्षात परमेश्वर को आना चाहिए, दूसरा कोई कैसे शादी कर सकता है? खुद IS हूं तो भगवान को आ जाना चाहिए। कहता हूं उस दिन ये समस्या समाप्त हो जाएगी जिन लड़कियां नौकरी लगे और बेरोजगारों से ब्याह कर ले। ये देखो कई राजी हो रहे हैं, क्योंकि इनको कईयों को पता है कि ऐसे अपने ब्याह नहीं होने। न नौकरी लगेंगे न अपने क्या होंगे। इसलिए मैं कहता हूं दहेज छोड़ो, आप तो बेरोजगार से शादी करो, वो पोछे लगाएगा, पोछे सारे दिन। तुम नौकरी से वापस आना, वो गरम फल के तैयार रखेगा कि माई तू जो कहे वैसे करूं मैं। देखो 2 तरीके, या तो इधर आ जाओ या इधर।
तुम्हें एक बात तो माननी पड़ेगी, और लड़कों आपने दहेज के लिए मना करना ना, लेने के लिए। देने वाले में तो और खूब सारा जितना दिया जा सकता उतना देना है, वरना वो प्रॉपर्टी मांगेगी, देख लो मैंने बता दी। और ये बात आगे किसी को बतानी है, ये दबा दो, अपने अपने अंदर बात रहनी चाहिए। चलो आगे। हाँ क्या हुआ है? घर पर, अरे ये किसी ने वायरल की ना, बाबू की सौगन है, देखो बाबू का मतलब मम्मी, बाबू का मतलब क्या है? कईयों को सोना बाबू ही दिमाग में आता है, मम्मी की सौगन है किसी ने, ऐसी बात। ये घटना अंदर के अंदर रहनी चाहिए, ज्यादा लोगों में नहीं जाननी चाहिए, वैसा सबको पता चल जाएगा। तो अब पहले राजधानी थी खेड़, खेड़ से आगे मेवानगर, अब राठौड़ों की राजधानी कौन सी बन गई? लिखो। अब मंडोर राठौड़ों की राजधानी बन गई थी। नाउ मंडोर बिकेम राठौर्स कैपिटल। अब मंडोर राठौड़ों की राजधानी बन गई थी। नाउ मंडोर बिकेम राठौर्स कैपिटल। अब मंडोर राठौड़ों की राजधानी बन गई थी। नाउ मंडोर बिकेम राठौर्स कैपिटल। रावचुंडा की एक रानी थी चांद कंवर, क्या नाम था? चांद कंवर। इसने एक बावड़ी बनवाई, उसका नाम ही हो गया चांद बावड़ी। क्या नाम हो गया? या जोधपुर, तब जोधपुर तो नहीं था, अब वो इलाका जोधपुर के अंदर आता है, इसलिए अपने पढ़ लेते हैं कि जोधपुर में चांद बावड़ी बनवाई। लिख लो, इसकी रानी चांद कंवर ने, हिज क्वीन चांद कंवर, इसकी रानी चांद कंवर ने, हिज क्वीन चांद कंवर, चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। बिल्ट चांद स्टेपवेल एट जोधपुर। जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। बिल्ट चांद स्टेपवेल एट जोधपुर। जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। बिल्ट चांद स्टेपवेल एट जोधपुर। जोधपुर में किसका निर्माण करवाया? चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। फिर ना बीकानेर में एक जगह पड़ती है पुगल। कौन सी जगह? पुगल में भाटियों का राज था। किसका राज था? भाटी वंश का राज था। इन भाटियों के साथ चुंडा की एक लड़ाई होती है, उस लड़ाई में लड़ता हुआ मारा जाता है। तो किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था? भाटियों। कहां के भाटियों के? पुगल। पुगल कहां पड़ता है? बीकानेर। लिख लो, यह पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting against भाटी जो पुगल। यह पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died, पुगल बीकानेर में, while fighting against भाटी जो पुगल। यह पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting against भाटी जो पुगल। पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा। अब वापस एक बात मेरी बताई हुई है, फिर भी मैं रिपीट करता हूं। इसका बड़ा बेटा था रणमल। कौन था? लेकिन इसने रणमल को राजा नहीं बनाया, अपने छोटे बेटे को राजा बना दिया, उसका नाम था कान्हा। क्या नाम था? इसका मतलब कान्हा की मम्मी की चुंडा से ठीक बनती है, तो कान्हा की मम्मी राजा किसको बनवा गई? कान्हा। लिख लो, इसने अपने बड़े बेटे रणमल को राजा नहीं बनाया था। He did not appoint his elder son रणमल as king। इसने अपने बड़े बेटे रणमल को राजा नहीं बनाया था। He did not appoint his elder son रणमल as king। He did not appoint his elder son रणमल as king। इसने अपने बड़े बेटे रणमल को राजा नहीं बनाया था, बल्कि छोटे बेटे कान्हा को राजा बना दिया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन कान्हा। बल्कि छोटे बेटे कान्हा को राजा बना दिया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन कान्हा। बल्कि छोटे बेटे कान्हा को राजा बना दिया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन कान्हा। छोटे बेटे कान्हा को। आगे की कहानी मैंने आपको बताई थी। फिर रणमल की बहन है हंसाबाई। हंसाबाई की शादी वहां लाखा के साथ हो रखी थी। फिर रणमल मोकल का संरक्षक बन के जाता है। फिर वो हंसाबाई को कहता है थोड़ी सेना मुझे दो, और इधर कान्हा मर जाता है। कान्हा के बाद राजा बन जाता है सत्ता। फिर रणमल सत्ता को हटा कर यहाँ पर क्या बनता है? राजा। तो रणमल राजा तो बना था, किसकी सेना की सहायता से? मेवाड़। लिख लो, ये लाइन लिख लो, यहीं पे लिख लो। कालांतर में लेटरोन, कालांतर में लेटरोन, मेवाड़ की सेना की सहायता से, विद हेल्प ऑफ मेवाड़ आर्मी। मेवाड़ की सेना की सहायता से, विद हेल्प ऑफ मेवाड़ आर्मी। मेवाड़ की सेना की सहायता से, विद हेल्प ऑफ मेवाड़ आर्मी, रणमल मारवाड़ का राजा बना। रणमल बिकेम किंग ऑफ मारवाड़। रणमल मारवाड़ का राजा बना। अगला लिखो, राव जोधा। रणमल की बातें अपनी पढ़ी हुई है। रणमल के बारे में अपने पढ़ लिया था कि रणमल पहले मोकल का संरक्षक बना था, और उसके बाद किसका बन गया था? कुंभा, है ना। हमने ये भी पढ़ा था कि रणमल ने वहां सारंगदेव को मरवा दिया था, और फिर भारमली की सहायता से चुंडा ने किसको मार दिया था? रणमल। हमने ये भी पढ़ा था कि रणमल का बेटा जोधा बीकानेर के पास काउनी में शरण लेता है, और मंडोर पर इन चुंडा ने सिसोदियों ने क्या कर लिया था? कब्जा।
हमने ये भी पढ़ा था कि फिर आंवल बांवल की संधि होती है और उसमें जोधा को वापस क्या दिया जाता है, मंडोर, और जोधा अपनी राजकुमारी श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ कर देता है, किसके साथ, रहमत। हमने ये भी पढ़ा था कि श्रृंगार कंवर ने बाद में गोसुंडी में एक बावड़ी का निर्माण करवाया। पढ़ी हुई ये बातें रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब 1453 में जोधा को मंडोर वापस मिल गया, वापस मंडोर का राजा बन गया। पर अब जोधा को लगा मंडोर में पार नहीं पड़ेगी, अपने पास थोड़ा बड़ा शहर होना चाहिए, बड़ी राजधानी होनी चाहिए। इसलिए उदयपुर से ठीक 100 साल पहले, उदयपुर की स्थापना कब हुई थी, 1569, उसे 100 साल पहले मतलब 1469 एक नया शहर बसाता है जोधा। जोधा बसाता है इसलिए क्या बोलते हैं, और यहां पर एक किला बना था मेहरानगढ़। कौन सा किला बना था मेहरानगढ़ का किला बना था लिखो 1469 ईस्वी में, इन 1459 एडी, 1469 ईस्वी में, इन 1459 एडी इसने जोधपुर की स्थापना की। ही फाउंडेड जोधपुर, इसने जोधपुर की स्थापना की। ही फाउंडेड जोधपुर, जोधपुर की स्थापना की, फाउंडेड जोधपुर, तथा मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। एंड बिल्ट मेहरानगढ़ फोर्ट, तथा मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। एंड बिल्ट मेहरानगढ़ फोर्ट। तो जोधपुर वाले किले का नाम क्या है, मेहरानगढ़। तो उदयपुर की स्थापना तो कब हुई, 1569, और जोधपुर की कब हुई, 1469, 100 साल का गेप है। तथा मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। एंड बिल्ट मेहरानगढ़ फोर्ट। अब राठौड़ों की राजधानी कौन सी हो गई, जोधपुर, खेड़, मेवानगर, मंडोर और जोधपुर, लिख लो। अब जोधपुर राठौड़ों की राजधानी बन गई थी। नाउ जोधपुर बिकेम राठौड़ कैपिटल। अब जोधपुर राठौड़ों की राजधानी बन गई थी। नाउ जोधपुर बिकेम राठौड़ कैपिटल। एक कभी आपने देवी का नाम सुना हो तो करणी माता, नाम सुना है। तो जोधा के पिताजी कौन थे, रणमल। करणी माता कहते हैं रणमल की धर्म बहन बने हुए थे। अब रणमल की यदि धर्म बहन है करणी माता, जोधा की क्या लग गई, बुआ। अभी भी अपने घरों में, गांव में तो रिवाज अभी तक भी कि जब भी कोई नया घर वगैरह बनाया जाए तो उसकी जो नींव लगाई जाती है वो घर की किसी बहन बेटी से लगवाई जाए, कन्या से लगवाई जाए, है ना, क्योंकि उस टाइम भी उसको किस्त देनी पड़ेगी, है ना, किस्त वाला पैसा उधर भी जाएगा। तो बहन को, बुआ को, किसी को बुलाते यार, वो वहां पे नींव लगा के जाते हैं अपने। अब जोधा को लगा यार हमारी बुआ तो करणी माता है, चमत्कारी महिला और है, तो कहते करणी माता आए थे और मेहरानगढ़ किले की नींव लगा के गए थे। तो कोई पूछे मेहरानगढ़ किले की नींव किसने लगाई थी, देखो करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। करणी माता लेट डाउन फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट। करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। करणी माता लेट डाउन फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट। करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। करणी माता लेट डाउन फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट। जब जोधा इधर राजा बनता उन दिनों दिल्ली में एक सुल्तान हुआ करता, उसका नाम था बहलोल लोदी। क्या नाम था, बहलोल लोदी ने इधर मारवाड़ की तरफ सेना भेज दी, लेकिन जोधा ने उसको हरा दिया। तो जोधा ने दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया था, लिख लो, दिल्ली के बहलोल लोदी को हराया था। ही डिफीटेड बहलोल लोदी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के बहलोल लोदी को हराया था। ही डिफीटेड बहलोल लोदी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के बहलोल लोदी को हराया था। जोधा की एक रानी थे, उनका नाम था जसमा दे। रानी का नाम क्या है, और जसमा दे ने एक तालाब बनवाया। रानी ने बनवाया इसलिए तालाब को बोलते हैं रानी सर। क्या बोलते हैं, सर का मतलब होता है तालाब। जैसे सर का मतलब भी क्या होता है, तालाब। सरोवर, सरोवर समझते हो, सरोवर। तो सरोवर तो आप कभी नोटिस करना, पश्चिमी राजस्थान में खूब सारे गांव के नाम होंगे जिनके पीछे होगा सर, है ना। इसका मतलब है वहां पर तालाब बनाया गया। जिस बंदे ने तालाब बनाया उसके नाम पर उसका क्या हो गया, नाम। रानी ने सर बनवाया इसलिए क्या हो गया, है ना। तो इस प्रकार से नाम हो जाया करते थे। तो जसमा दे ने कौन सा तालाब बनवाया, रानी सर, लिखो। इसकी रानी जसमा दे ने, हिज क्वीन जसमा दे, इसकी रानी जसमा दे ने, हिज क्वीन जसमा दे, रानी जसमा दे ने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। बिल्ट रानीसर पॉन्ड एट जोधपुर। जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। कौन से तालाब का निर्माण करवाया था, रानीसर, रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। एक अपने इतिहासकार में, उनका नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, एक इतिहासकार है। और वो ये कहते हैं कि भाई राठौड़ राज तो राजस्थान में करने लगे थे सिहा से। कहां से करने लगे, पर पहला जो बड़ा राजा इनका हुआ था वो जोधा था।
जोधा तक इनकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। और सीधी सी बात है, जोधा देख लो दिल्ली वालों को हरा रहा है, जोधा मेवाड़ वालों को हरा के उनसे मंडोर वापस ले रहा है। शक्तिशाली आदमी तो ही स्ट्रगल के बाद आया था। तो कौन इतिहासकार ये कहता है कि जोधा मारवाड़ का पहला प्रतापी राठौड़ राजा था? लिखो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गौरी शंकर हीराचंद ओझा, यह मारवाड़ का प्रथम पराक्रमी राठौड़ राजा था। He was first powerful राठौड़ किंग ऑफ मारवाड़। यह मारवाड़ का प्रथम पराक्रमी राठौड़ राजा था। He was first powerful राठौड़ किंग ऑफ मारवाड़। यह मारवाड़ का प्रथम पराक्रमी राठौड़ राजा था। He was first powerful राठौड़ किंग ऑफ मारवाड़। जोधा का एक बेटा था बिक्का। क्या नाम था? बिक्का। बिक्का चला जाता बीकानेर। कहां चला जाता है? एक बेटा था, उसका नाम था दुद्धा। क्या नाम था? दुद्धा। और दुद्धा चला जाता मेड़ता। कहां चला जाता? मेड़ता। दो राठौड़ राज्यों की स्थापना की, जिसके बेटों ने, बिक्का ने किसकी की? बीकानेर। दुद्धा ने किसकी की? मेड़ता। देखो, इसके बेटों बिक्का तथा दुद्धा ने, हिज सन्स बिक्का एंड दुद्धा, इसके बेटों बिक्का तथा दुद्धा ने, हिज सन्स बिक्का एंड दुद्धा, बिक्का तथा दुद्धा ने बीकानेर में मेड़ता में राठौड़ राज्यों की स्थापना की थी। फाउंडेड राठौड़ स्टेट्स इन बीकानेर एंड मेड़ता। बीकानेर तथा मेड़ता में राठौड़ राज्यों की स्थापना की थी। फाउंडेड राठौड़ स्टेट्स इन बीकानेर एंड मेड़ता। बीकानेर तथा मेड़ता में राठौड़ राज्यों की स्थापना की थी। फाउंडेड राठौड़ स्टेट्स इन बीकानेर एंड मेड़ता। अगला राजा लिखो भाई, राव मालदेव। अगला राजा कौन है? राव मालदेव। थोड़ा सा लिखना, देखो, लिखो पिता गंगा, माता पद्मा कुमारी। पिता का नाम क्या था? गंगा। माता का नाम क्या था? पद्मा कुमारी। पिता तो गंगा मैंने बता रखा है। खानवा के युद्ध में मारवाड़ से मालदेव गया था, पर राजा उसका पिता था। पिता का नाम क्या था? गंगा। मम्मी का नाम क्या था? आप याद करो, मैंने एक कहानी बीच में सुनाई थी कि उडना राजकुमार पृथ्वीराज की बहन थी आनंदाबाई। आनंदाबाई की शादी सिरोही के जगमाल देवड़ा के साथ हो रखी थी, और जगमाल देवड़ा जो है वो उडना राजकुमार पृथ्वीराज को जहर देके मार देता। पढ़ा था हमने। वो जो उडना राजकुमार पृथ्वीराज की बहन आनंदाबाई, जिसकी शादी किसके साथ हो रखी थी? जगमाल देवड़ा। वो जगमाल देवड़ा और आनंदाबाई की जो बेटी थी वो कौन थी? पद्मा कुमारी। कौन थी? पद्मा कुमारी। तो ये पद्मा कुमारी जो कि मालदेव की मम्मी है, सिरोही के कौन से राजा की बेटी थी? जगमाल देवड़ा। लिखो कोष्टक में, सिरोही के जगमाल देवड़ा की राजकुमारी। ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रिंसेस ऑफ जगमाल देवड़ा ऑफ सिरोही, सिरोही के जगमाल देवड़ा की राजकुमारी। प्रिंसेस ऑफ जगमाल देवड़ा ऑफ सिरोही, सिरोही के जगमाल देवड़ा की राजकुमार। सिरोही में देवड़ा थे, अपने पढ़ते हैं, कुंभा ने सहसमल देवड़ा को हराया था। जगमाल देवड़ा की राजकुमारी। अच्छा, कदे मालदेव अपने पिता को मार के राजा बना था। कदे गंगा जी एक दिन मेहरानगढ़ किले की खिड़की में बैठे हुए थे, अफीम वफीम खाया करते थे, तो नशा करके बैठे हुए थे। कदे मालदेव ने धक्का दे दिया। मालदेव तो कहता मैं चरण स्पर्श कर रहा था, बाबा खुद ही गिर गए थे। लोग कहते नाना वैसा धक्का ही दिया था इसने। लिखो, यह अपने पिता गंगा की हत्या करके राजा बना था। ही मर्डर्ड हिज फादर गंगा एंड बिकेम किंग। यह अपने पिता गंगा की हत्या करके राजा बना था। ही मर्डर्ड हिज फादर गंगा एंड बिकेम किंग। यह अपने पिता की हत्या करके राजा बना था। ये जब राजा बना था ना, तब तक भी राठौड़ों की स्थिति को इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं थी। राठौड़ों के पास में दो ढंग के परगने थे। परगना राजा, राजा के जो खुद के इलाके थे उनको क्या बोलते हैं? परगने। और राजा के बाद दो ढंग के परगने थे। एक तो राजधानी खुद, राजधानी कौन सी है? जोधपुर। एक परगना और था सोजत। कौन सा था? आमड़ बामड़ वाली संधि में सोजत को बाउंड्री बनाया गया था। तो इनके बाद दो ढंग के परगने, तो कौन सा? जोधपुर, और एक कौन सा? सोजत। लिख लो। राजतिलक के समय, एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन,
राजतिलक के समय एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन इसके पास केवल 2 परगने थे, ही हैड ओनली 2 परगनाज। इसके पास केवल 2 परगने थे, ही हैड ओनली 2 परगनाज। इसके पास केवल 2 परगने थे, ही हैड ओनली 2 परगनाज। जैसे लिख लो, 1 नंबर जोधपुर, 2 नंबर सोजत। सोजत कहां पड़ता है? पाली। इसका राजतिलक सोजत में ही किया गया था। तो राजधानी है, एक जहां राजतिलक हुआ, 2 ही परगने हैं, एक तो जोधपुर है, दूसरा कौन सा है? सोजत। को पूछे मालदेव जब राजा बना था, मालदेव के पास कितने परगने थे? कितने थे? 2। कौन कौन से? जोधपुर और सोजत। लेकिन भाई साहब बाद में इसने 52 युद्ध जीते। कितने युद्ध जीते? 58 परगने जीते। कितने परगने? तो मुझे याद आरपी से एक बार सवाल था, राजस्थान के कौन सा राजा 52 युद्ध और 58 परगने जीत लेता है? कौन था? देख लो। कालांतर में लेटर ऑन इसने 52 युद्ध तथा 58 परगने जीते थे। ही वॉन 52 बैटल्स एंड 58 परगनाज। इसने 52 युद्ध तथा 58 परगने जीते थे। ही वॉन 52 बैटल्स एंड 58 परगनाज। इसने 52 युद्ध तथा 58 परगने जीते थे। He won 52 battles and 58 परगनाज। कितने युद्ध? 52। कितने परगने? 58। कल पढ़ेंगे बाकी।